ओके, चलिए अब शो की शुरुआत करते हैं और गुड आफ्टरनून। श्रेया वीरूर में रहेंगे आपके साथ, बात करेंगे मार्केट की। और क्या शानदार दिन रहा आज मार्केट के लिए। और निफ्टी में गैप अप हुआ, निफ्टी में गैप अप हुआ और वो टिका। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है, हाँ बहुत ज़्यादा उसके बाद बिल्डअप नहीं हुआ, लेकिन बैंक निफ्टी में गैप अप के बाद और बिल्डअप हुआ। इनफैक्ट बैंक निफ्टी ने तो आपको एक शानदार एंट्री दी और उसके बाद 51,850 51,900 के करीब, और वहाँ से करीब 350-400 पॉइंट की रैली थी। वो एक्सपेक्टेड था, आज सुबह मैंने बात भी की थी। और आज का सबसे बड़ा फैक्टर, एक्चुअली आप टैरिफ को भूल जाइए एक बार के लिए, आज का सबसे बड़ा फैक्टर रहा HDFC बैंक। एक बार उसका इंटरडे चार्ट देखिए जरा HDFC बैंक का, ये अभी भी 3.5% के गेंस को सस्टेन कर रहा है। और ये बात मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि इसका मतलब ये है कि फाइनली मार्केट अब अपने डोमेस्टिक ट्रिगर्स पर फोकस कर सकता है। पॉलिसी वाले दिन भी हम ज़्यादा पॉलिसी पर फोकस नहीं कर पाए, क्योंकि एक तलवार लटकी हुई थी कि क्या होगा ग्लोबल टैरिफ वगैरह को लेकर, लेकिन अब एटलीस्ट मार्केट उस चीज़ पर एक फोकस कर रहा है। और उसका मैं एक एग्जांपल देता हूँ आपको। बैंक निफ्टी अब आज के हाई पर मार्च के हाईएस्ट पॉइंट से 200 पॉइंट ऊपर है। निफ्टी अभी भी मार्च के हाई से 500 पॉइंट नीचे है, लेकिन बैंक निफ्टी ऑलरेडी ना सिर्फ मार्च हाई पर है बल्कि मार्च हाई के ऊपर कामकाज कर रहा है। तो ये इम्पॉर्टेंट है। और बैंक निफ्टी की स्ट्रेंथ है, मिड कैप में भी रैली है ज़बरदस्त। तो सब कुछ आज मार्केट के लिए कहते हैं सब चंगा सी। श्रेया वीर, गुड आफ्टरनून। बिल्कुल सर, सब चंगा सी वो दिखा भी मार्केट में। शानदार रैली आज के सेशन में, जैसा कि आपने मेंशन किया, देखने को मिली। लेकिन जिस तरीके से गैप अप आज के सेशन में निफ्टी में देखने को मिली, फिर कंसोलिडेशन फेज में ही रहा निफ्टी। फ्राइडे के भी सेशन में हमने यही नोट किया था, 300 अंकों की गैप अप्स के बाद एक फेज में था निफ्टी, लेकिन बैंक निफ्टी ने आज मौका दिया है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यहाँ पे कि ये तेज़ी कितनी टिकाऊ लग रही है। चौतरफा खरीदारी जो हम 2 ट्रेडिंग सेशन से देख रहे हैं, ये क्या आगे भी परसिस्ट करेगी या फिर यहाँ पे अभी कॉशियस रहने की सलाह है? कौन से लेवल्स इंपॉर्टेंट लग रहे हैं? टेक्सचर क्या है? सलाह क्या रहेगी ट्रेडर्स को? देखिए 23,800 तक का रास्ता खुला है श्रेया। मैं बार बार ये बात कह रहा हूँ, मैंने परसों भी ये बात कही थी। और कि सिर्फ गैप अप से घबराए नहीं, मार्केट में अब कुछ एक 23,800 जो हम गिरे थे वो पूरी की पूरी रिकवरी की जगह है। और हो सकता है 23,800 पे भी हम गिरे ना, हो सकता है कि हम एक बार के लिए 24,200 तक भी चले जाएं। इनफैक्ट ये भी पॉसिबिलिटी है। अभी क्या करना है आपको, मैं उसकी बात कर लेता हूँ। निफ्टी में 23,400 के ऊपर, आज सुबह हमने बात की 23,350 से 23,400 एक रेजिस्टेंस है, 100 डे मूविंग एवरेज है वहाँ पर। 23,368 आज का हाई है। 23,400 के ऊपर मुझे लग रहा है तेज़ी और बढ़ेगी। और एक बहुत सिंपल चीज़ हो गई है, आज का लो 23,200, अब 23,200 अपना स्टॉप बना ले। अगर आपको यहाँ भी लॉन्ग करना है, 130 पॉइंट का स्टॉप है यहाँ से, लेकिन रिस्क रिवॉर्ड देखिए, आप थोड़ा पोजिशनल सोचना होगा आपको। 23,800 तक की मुझे जगह दिख रही है निफ्टी पर, और आज के लो के इसके हिसाब से आपको स्टॉप के हिसाब से बेसिकली लॉन्ग रहना, तो वो एक 4:5 3:1 या 4:1 के करीब का एक आपका रेशो बैठेगा रिस्क रिवॉर्ड का। लेकिन मेरा फोकस है बैंक निफ्टी पर। अब बैंक निफ्टी में दिक्कत क्या है, बैंक निफ्टी में ट्रेड लेना थोड़ा टफ होता है, क्योंकि वीकली ऑप्शंस बंद हो चुके हैं यहाँ पर, और मंथली ऑप्शंस काफ़ी महंगे होते हैं। एट द मनी ऑप्शन भी आपको 500 रुपये का मिलता है, तो वो थोड़ा सा टफ होता है। लेकिन बैंक निफ्टी ने आज थोड़ी सी आपको एंट्री दी। अब 51,800 जो आज का लो है मोटा मोटी, उसके स्टॉप के साथ आप लॉन्ग रहें। और अगर मेरा एनालिसिस सही है तो मेरा ये मानना है कि इस स्विंग में बैंक निफ्टी शायद न्यू ऑल टाइम हाई हिट करे। अब ध्यान रखिएगा, न्यू ऑल टाइम हाई बैंक निफ्टी हिट करे, इसकी पॉसिबिलिटी मुझे लग रही है, क्योंकि बैंक निफ्टी के पास अब एक ट्रिगर है। वो सबसे बड़ा ट्रिगर पता है क्या है? वो ट्रिगर है एक अकोमोडेटिव रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। एक रेगुलेटर जब एकोमोडेटिव हो जाए उसकी बहुत इंपॉर्टेंस होती है। और प्लस जिस तरीके के समीकरण बैठ रहे हैं डोमेस्टिक इकोनॉमी वगैरह के लेके, मुझे लग रहा है कि बैंक निफ्टी जो है काफ़ी स्ट्रेंथ में है। वीरू के पास चलते हैं। वीरू, गुड आफ्टरनून। स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन कैसा लग रहा है? बिल्कुल अनुज, बहुत स्ट्रॉन्ग एक्शन है। और गुड आफ्टरनून। मैं पहला स्टॉक मैं 2-3 स्टॉक्स निकाल के लाया हूँ यहाँ पे। जो अपने हाई को काट रहे हैं या फिर जो बेस से बाहर निकल रहे हैं। पहला स्टॉक है SRF, स्क्रीन पे रखिएगा, एट 3016। क्या बेहतरीन खूबसूरत पैटर्न, जिस प्रकार के फ्लैग्स पे इस बार ब्रेकआउट विजिबल है, ऐसा ही बड़ा क्लासिकल फ्लैग ब्रेकआउट दिया था एक बार चंबल ने। आज 3015 पे ये अपने थोड़ा सा यहाँ पे टसल है, बट 13 मार्च से लेकर पूरा का पूरा 26 मार्च के बीच में ये आप समझ लीजिएगा कि करीब 70 रुपये का जोन है। ये अब उसको स्ट्राइक करता हुआ। जरा प्लीज़ डायरेक्टर साहब एक बार OI रखिएगा SRF को। अनुज, बहुत स्ट्रांगली प्लेस्ड SRF इस वक्त डे हाई पे ट्रेड करता हुआ, शानदार पैटर्न और टिपिकल फ्लैग की जो अपर एज है उसको काटने की तैयारी करता हुआ SRF। उसके बाद मैं रखूँगा एक स्टॉक दैट्स ACC, स्क्रीन पे रखिएगा।
एसीसी आज पहली बार 4 अक्टूबर के बाद फर्स्ट टाइम पोस्ट 4 अक्टूबर जरा ओआई एडिशन देखिए 34,800। मैं अभी भी कहूँगा उतनी बहुत स्ट्रॉन्ग माइंड नहीं है, लेकिन ये अपने 100 EMA को पार कर रहा है और मोस्ट स्पेशली शुक्रवार के स्विंग हाइस को टेस्ट करता हुआ। एसीसी की प्लेसमेंट स्ट्रॉन्ग और ऑलमोस्ट डे हाइपर, और एनबीएफसीज में जिसे कहते हैं ना, हमें सांच को आज की ज़रूरत की है। 670 पे श्रीराम फाइनेंस। पुट राइटर्स स्पेशली 660 से नीचे के क्लस्टर्स के जितने भी पुट राइटर्स हैं वो काफ़ी एक्टिव हैं और स्टॉक ऑलमोस्ट हाई की ट्रैजेक्टरी मार्केट रेट करता हुआ, यानी एक केमिकल, एक सीमेंट और साथ ही साथ एक एनबीएफसी। अनुज, आज मैं शायद निफ्टी आईटी पे बात ना करना चाहूँ क्योंकि अभी तक तो कंट्रीब्यूट नहीं किया इसने और ये थोड़ा बहुत प्रेशर डाल रहा था। अभी अनुज, अगर बैंकों में आपने कहा बैंक निफ्टी में तेज़ी है, जब एफआईज जो कि 2 दिन से शॉर्ट कवर कर रहे थे, कैश में उनकी सेलिंग थी, जब वो लौटते हैं या फिर उनकी प्लेसमेंट अगर नज़र में आए वो तो एचडीएफसी बैंक की बैठती है। बाकी दूसरे बैंक्स और कौन से हैं जिसके ज़रिए हम ये तेज़ी कह सकते हैं, या फिर सिंपली एचडीएफसी बैंक पे फोकस करें? देखिए, एचडीएफसी बैंक तो नंबर 1 रहेगा ही, और इसके लिए आज आई थिंक हमने सुबह बिग स्टॉक्स में इसको इंक्लूड किया था। स्पॉटलाइट में मैंने आईसीआईसीआई बैंक लिया था। मैं थोड़ा सा सरप्राइज हूँ कोटक के रिएक्शन को लेकर, लेकिन ठीक है, वो काफ़ी चल चुका है, आई थिंक पहले चल चुका है। इसके लिए आज कोटक में थोड़ी सी हाई लेवल से प्रॉफिट बुकिंग आ गई, चलता है। आई थिंक एक्सिस, फेडरल, आई थिंक अगर आप थोड़ा रिस्क लेना चाहें तो बंधन, आई थिंक काफ़ी एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक, आई थिंक काफ़ी बैंक्स हैं जहाँ पर मुझे लग रहा है इस बार आप अर्निंग सीजन में फेडरल बैंक, सभी में मुझे लग रहा है कि अच्छी स्ट्रेंथ है। अच्छा, एक अच्छी चीज़ क्या है, सारे जितने भी ये हमने नाम गिनाए इनमें से ज़्यादातर ने आज आपको इंट्राडे में भी मौके दिए। बाकी तो निफ्टी ने तो, बाकियों ने तो आपको इंट्राडे में कुछ खास मौके दिए नहीं, लेकिन बैंकों ने आज आपको इंट्राडे में मौके दिए हैं। खास तौर से जो मैंने 3-4 नाम गिनाए थे, एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक फॉर एग्जांपल, वो एक एग्जांपल था। एफएनओ का स्टॉक है, काफ़ी लिक्विड है। ऐसे स्टॉक्स जो हैं इन्होंने आपको इंट्राडे में मौके दिए। तो आई थिंक लोगों को एक चीज़ समझनी होगी कि बैंकों के पास अब एक फंडामेंटल ट्रिगर है, और वो फंडामेंटल ट्रिगर, एक तो पहली बात तो सिर्फ इससे ना घबराएं कि बैंक निफ्टी ऑल टाइम हाई के काफ़ी करीब है। ये ऑल टाइम हाई बैंक निफ्टी ने पिछली बार कब लगाया था, बहुत टाइम हो गया उसको। उसके बीच में बैंकों में अर्निंग्स ग्रोथ आ चुकी है, लेकिन चले नहीं, मतलब ये सितंबर 2024 का हाई था। तो उस हिसाब से मुझे लग रहा है कि बैंकों में रिस्क रिवॉर्ड आपका सही है। हाँ, जो भी करें हेज के साथ करें, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप साहब का कोई भरोसा नहीं है, किसी दिन उठ के फिर कुछ वो लिख दें और कुछ उल्टा सुल्टा हो जाए तो। लेकिन एक चीज़ क्लियर है, ये स्पेस वैसे भी इवन पहले भी कम गिर रही थी, जब ट्रंप साहब एक्टिव थे तब भी कम गिर रही थी ये स्पेस। एचडीएफसी बैंक ने पैसा खोया नहीं आपका, तो ये मुझे लग रहा है कि एग्रेसिव ट्रेडर्स अब यहाँ पर फोकस कर सकते हैं। चलिए अब श्रेया के पास चलते हैं। श्रेया, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। बिल्कुल, एक सवाल एक और मेरा है अनुज जी। वैसे वीरेंद्र जी ने बैंकिंग पे पूछा, अगर ब्रॉडली पूछूं मैं सेक्टर स्पेसिफिक, अगर ये तेज़ी जो हमने पिछले 2 सत्रों से देखी मार्केट में परसिस्ट करती है, तो ऐसे मूड माहौल में कौन से सेक्टर हैं जो लीड करेंगे? क्या वो बैंकिंग ही होगा या फिर कोई और सेक्टर आपके रडार पर? बैंकिंग तो है ही। एक सेक्टर जिसे आई थिंक मार्केट अभी भी थोड़ा इग्नोर कर रहा है वो है मेटल्स। आई थिंक मेटल्स में जो पिटाई हुई थी उसके हिसाब से अभी कुछ रैली नहीं हुई है, और ये देखिए स्टॉक में ये सेक्टर करीब करीब 2.7% ऊपर है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, कुछ दिन में मनीषा जी के साथ डिस्कस भी करेंगे इससे डिटेल में। हिंदुस्तान जिंक का स्टॉक देखिए आप, फॉर एग्जांपल, अब ये मैं रिकमेंडेशन के तौर पर नहीं कह रहा हूँ, लेकिन इसका आप एक बार जरा 6 महीने का चार्ट देखिए जरा, और वो आएगा आपकी स्क्रीन पर। देखिए कहाँ से ये गिरा था, इस स्विंग में ये करीब करीब गिरा था 575 के करीब से गिरा था। और मेटल्स में क्या होता है ना, मेटल्स में आपको एक बार एंट्री लेनी होती है विद अ स्टॉप लॉस, और अगर ये ट्रेड चले तो ज़बरदस्त ट्रेड देती है। इसी को अगर आप अब 1 साल में एक्सटेंड कर देंगे या 2 साल का एक चार्ट में एक्सटेंड कर देंगे, जस्ट टू पुट थिंग्स इन पर्सपेक्टिव, कि जब ये देखिए उससे पहले कि वो अप्रैल 24 वाली लाइन देख रहे हैं आप, सोच सकते हैं कैसे 1 महीने में ये स्टॉक डबल हो गया था। 1 महीने में स्टॉक डबल हुआ था, मुझे अब तक याद है, क्योंकि उस तरीके के सुपर साइकिल के वहाँ पर समीकरण बैठे थे। खैर अभी जो ट्रिगर है वो दूसरा है, लेकिन व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि ये एक और स्पेस है जिस पर आप फोकस कर सकते हैं, मेटल्स। हाँ, प्योरली एज ए ट्रेडिंग बेट, ये कभी भी आपके कोर इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो में नहीं हो सकते, लेकिन प्योरली एज एन ट्रेडिंग बेट। चलिए अब श्रेया, आज के ट्रेंडिंग स्टॉक्स और कार्यक्रम का क्रम। जी,
ट्रेंडिंग स्टॉक्स लेते हैं और शुरुआत करेंगे आज तेज़ी के ट्रेंडिंग स्टॉक्स का, क्योंकि बाजार में शानदार रैली हमें देखने को मिल रही है। अभी आपके स्क्रीन पर वो सारे स्टॉक्स जिसमें अच्छी खासी खरीदारी होते हुए देखिए। इंडसइंड बैंक देखिए लगभग 6.5% के करीब उछल के आज के सत्र में। L&T ब्रोकरेज भी बुलिश है, इस पे 4.5% की तेज़ी ये दिखा गया। टाटा मोटर्स इनफैक्ट आप देखें पूरे ऑटो पैक में अच्छी तेज़ी, 4.5% की तेज़ी यहाँ पे। श्रीराम फाइनेंस में भी आज खरीदारी होते हुए देखी लगभग 4.25% के करीब। ऑटो और ऑटो एंसिलरीज कंपनी सोना BMW प्रिसीजन लगभग 7.25%। संवर्धना मदरसन देखिए 7% से ज़्यादा उछल गया। मैक्रोटेक डेवलपर्स लोधा को लेकर ब्रांड को लेकर जो टसल चल रही थी भाइयों में वो सुलझने के साथ ही देखिए 7.5% के करीब ये तेज़ी दिखा गया। भारत फोर्ज में भी अच्छी तेज़ी देखने को मिल रही है, लगभग 6% के करीब उछल कर रहा है कारोबार। लेकिन आज चढ़ते बाजार में भी कुछ ऐसे स्टॉक्स हैं जहाँ पर गिरावट देखने को मिली। उनमें शामिल है मैक्स हेल्थ केयर लगभग 1.5% टूटा। गोदरेज कंज्यूमर 1.5%, HPCL 1% मुनाफा वसूल यहाँ पे देखने को मिल रही है। और पंजाब हाउसिंग फाइनेंस में भी लगभग 0.25% का डेंट पड़ता आज के सेशन में नजर आया। चलिए अब कार्यक्रम का क्रम समझते हैं और फंडामेंटल राय देने के लिए हमारे साथ होंगे मार्केट समिति इंडिया के मयूरेश जोशी जी। टेक्निकल कॉल्स लेंगे हम प्रकाश गाबा, मानिस जायसवाल, रचना वैद्य, सोनी पटनायक, श्रीकांत चौहान और जतिन गेडिया से। 2:20 पर बैंकिंग और रियल्टी में तेजी के कारण बताएंगे यतिन मोता। साथ ही 2:25 पर सुदर्शन कुमार बताएंगे आपको टू व्हीलर्स गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन में उछाल क्यों आया है। साथ ही 2:30 बजे मनीषा गुप्ता से समझेंगे कि जिंक शोरूम क्यों है तेजी और सोने में क्या है नई टारगेट। 2:35 पर आशीष वर्मा आपको बताएंगे कि विप्रो के क्वार्टर 4 नतीजों का प्रीव्यू कैसा हो सकता है। मिताली जैन से समझेंगे एंजल वन का पोल। और साथ ही 2:45 पर कंचन नौटियाल बताएंगे आपको दिव्यानी इंटरनेशनल में तेजी क्यों है। 2:50 पर हमारे साथ होंगे साइट्रस एडवाइजर्स के फाउंडर संजय सिन्हा जी। 3:05 पर यतिन बताएंगे डीलिंग रूम में किन शेयरों पर है फोकस। 3:10 पर अनुजी से लेंगे स्ट्रैटेजी। साथ ही 3:15 पर लेंगे BTST STPT कॉल्स। ओके, चलिए फिर शो की शुरुआत करते हैं और हमारा पैनल तैयार है हमारे साथ। आप सभी को गुड आफ्टरनून। गाबा सर बताइए क्या रहेगी इस समय की ट्रेड। गुड आफ्टरनून टू यू। स्टॉक जो पसंद है मुझे इस वक्त वो है AU बैंक। ट्रेड कर रहा है 572 के आसपास, बहुत ही टाइट स्टॉप, करीब 568 का होना चाहिए, मतलब ₹4 का स्टॉप है। नियर टर्म टारगेट 580 के हैं, लेकिन जैसे लग रहा है उसके हिसाब से लगता है कि आते दिनों में 600 भी देखेंगे। AU बैंक। ओके, AU स्मॉल फाइनेंस बैंक आपका है 572 पे लॉन्ग। सोनी जी आपका ट्रेड क्या रहेगा? जी गुड आफ्टरनून एवरीवन। मेरा यहाँ पे बाइंग है SBI कार्ड में, काफ़ी स्ट्रॉन्ग लग रहा है। इनफैक्ट एक बार 28 मार्च को अटेम्प्ट किया था 880 के ऊपर सस्टेन करने के लिए, फेल हुआ था। आज दोबारा उसी लेवल पे आया है और यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हायर स्ट्राइक्स में कॉल ओपन इंटरेस्ट बहुत तेजी से अनवाइंड हो रहे हैं। सो शॉर्ट कवरिंग मूव काफ़ी स्ट्रॉन्ग होगा। SBI कार्ड फ्यूचर्स पे बाई कर सकते हैं 868 स्टॉप लॉस के साथ। टारगेट है 910 और 920। ऑल्टरनेटिवली अगर कोई चाहे तो ऑप्शन में भी कर सकते हैं। 900 की कॉल ऑप्शन अप्रैल सीरीज में बाई कर सकते हैं। ₹8 और ₹7.50 इस रेंज पे बाई कर सकते हैं। स्टॉप लॉस रहेगा ₹4.50 का। पहला लक्ष्य है ₹12 का, दूसरा लक्ष्य रहेगा ₹15 का। SBI कार्ड डे हाई पर कर रहा है कारोबार। फीचर्स में खरीदारी की राय सोनी जी की तरफ से आते हुए। मानस जी वेरी गुड आफ्टरनून, आपने क्या पिक किया आज के सेशन के लिए? गुड आफ्टरनून श्रेया जी। तो देखिए ओबराय रियल्टी में खरीदारी करने की राय रहेगी। अगर हम पैटर्न को समझे तो स्टॉक ने डबल बॉटम बनाया है, आज अपने 20 डे मूविंग एवरेज को रिगेन कर लिया है। तो ओबराय रियल्टी में करंट लेवल्स पे खरीदारी करने की राय रहेगी। 1589 का स्टॉप लॉस लगाना है। कैश लेवल्स हैं ये, 1589 के स्टॉप लॉस लगाएंगे और 1650 1650 के टारगेट्स पॉसिबल है ओबराय रियल्टी में। अगर चाहे तो 1600 वाला कॉल ऑप्शन ले सकते हैं जो कि ₹37 पे ट्रेड हो रहा है। वहां पर 28 रुपीज के स्टॉप लॉस से उस ऑप्शन में खरीदारी की जा सकती है और इस ऑप्शन में ₹60 के टारगेट सेट किए जा सकते हैं। डिस्क्लोजर है कि इस ऑप्शन में हमने अपने क्लाइंट्स को रिकमेंडेशन दिया हुआ है। ओबरो रियल्टी मुंबई बेस्ड रियल एस्टेट में अच्छी तेज़ी है। ट्रिगर था वो लोधा का सेटलमेंट जो था। मैक्रोटेक आज वो बिग स्टॉक में भी था हमारे और वहाँ से रैली की शुरुआत हुई। और नॉर्मली जैसा होता है अगर एक रियल एस्टेट स्टॉक चले तो बाकी सब में रैली आती है। और अच्छी बात यह है कि स्क्रीन पे रैली प्ले हुई है इन सभी स्टॉक्स में। रचना जी गुड आफ्टरनून। रचना जी आपने क्या पिक किया? जी मैं बंधन बैंक पे कॉल देना चाहती हूँ।
बंधन बैंक पे हम 154.5 के करीब बैठे हुए फ्यूचर्स पे, जिसको हम लॉन्ग कर सकते हैं, एंड 152 का एसएल होना चाहिए इसमें। एंड क्योंकि बैंकिंग सेक्टर में वैसे भी थोड़ा स्विंग है और यहाँ पे रेजिस्टेंस अभी दूर है, तो इसलिए इसको चूज करा जा रहा है 152 के 0.5 के एसएल के साथ। अगर इसको हम लॉन्ग करते हैं, हमारे यहाँ पे टारगेट होना चाहिए 157 एंड 159। ओके, बंधन बैंक आपकी बाय कॉल और स्क्रीन पे आपके स्टैट्स नीचे हैं। चेंज इन ओपन इंटरेस्ट 10 लाख शेयर क्लियरली अपने आप में डिफाइन करता है कि तेजी शॉर्ट कवरिंग टूल पकड़ती हुई इस स्टॉक में। अब जतिन जी के पास चलते। जतिन जी, गुड आफ्टरनून। आपका ट्रेड इस वक्त का सर? गुड आफ्टरनून एवरीवन। तो हमारा जो ट्रेड होगा वो भी बैंकिंग स्पेस में से आरबीएल बैंक में होगा। बुलिश फ्लैग पैटर्न में से ब्रेकआउट आया है एक बेस फॉर्मेशन के बाद। हमें लगता है कि एक अच्छा खासा अपमूव देखने को मिल सकता है आरबीएल बैंक में। स्टॉप लॉस रखना होगा 174 का और 189 के टारगेट्स रहेंगे। आरबीएल बैंक 3.5% की तेजी, अच्छा स्टॉक कर रहा है परफॉर्म। जतिन जी की बाई साइड की ट्रेड आती हुई। मयूरेश जी, वेरी गुड आफ्टरनून। फ्राइडे के सेशन में भी हमने तेजी देखी है, आज के सेशन में भी अच्छी तेजी देख रहे हैं। ऐसे मूड माहौल में कौन से स्टॉक्स में आपको लग रहा है पोटेंशियल, वो बताएं। आफ्टरनून श्रेय जी, आफ्टरनून अनुज जी, आफ्टरनून वीरू जी, एंड आफ्टरनून टू एवरीवन ऑन द पैनल। तो हमें लगता है, आई थिंक जिस हिसाब से हम देख रहे हैं मार्केट्स को, एग्रोकेमिकल्स इज वन स्पेस जहाँ पे मैं काफी महीनों से बुलिश रहा हूँ। मैंगलोर केमिकल्स एक स्टॉक है जो हमारे रेटिंग्स और रैंकिंग्स के हिसाब से अच्छी तरह से प्रदर्शन दिखा रहा है। हमें लगता है, आई थिंक जो वॉल्यूम ग्रोथ रहेगी जनरली एग्रोकेमिकल स्टॉक फर्टिलाइजर्स के लिए, ये काफी शानदार रह सकती है। मॉनसून्स अच्छे रहने की उम्मीद है। एक्सपेक्टेशन है कि अगले कुछ तिमाहियों तक वॉल्यूम ग्रोथ ठीक ठाक रहेंगी। जो फार्म गेट प्राइसेस रहेंगे एग्रोकेमिकल और फर्टिलाइजर कंपनीज के लिए, ये काफी स्टेडी स्टेट देखे जा रहे हैं। इनफैक्ट दे कैन शो साइंस ऑफ सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट। एट द सेम टाइम जो इनपुट कॉस्ट्स हैं ये अच्छी खासी कम हो चुकी है, इसलिए मॉडरेशन ऑफ इनपुट कॉस्ट्स विल मीन मार्जिन एक्सपेंशन एंड बॉटम लाइन ग्रोथ। पिछले तिमाही में अगर आप मैंगलोर केमिकल्स के नंबर देखें तो शानदार नंबर रहे, इनफैक्ट क्वार्टर ऑन क्वार्टर हो या ईयर ऑन ईयर हो। इनफैक्ट दे पोस्टेड प्रॉफिट्स व्हिच वाज क्लोज टू 58 odd crores। 9 महीनों तक इनका प्रॉफिट 128 करोड़ है, जो पिछले पूरे साल में लगभग 150 करोड़ के आसपास था। लास्ट ईयर का ईपीएस 13 रुपए के आसपास था। दे ऑलमोस्ट डन 11 रुपीज इन टर्म्स ऑफ ईपीएस फॉर 9 months। पिछले तिमाही में लगभग 4 रुपए 85 पैसे का ईपीएस है। मुझे लगता है अगले कुछ तिमाहियों तक दिस रन रेट कैन वेरी वेल गेट कंटिन्यूड। अगर ये होता है जो हम मार्केट्स पे इंडिया में देखते हैं 20 से 25% की अर्निंग ग्रोथ, ये बिल्कुल ये कंपनी फुलफिल कर सकती है। तो जो रेटिंग रैंकिंग है, इंस्टीट्यूशनल होल्डिंग है, 1% के लगभग 0.8 to 1% के आसपास डिविडेंड यील्ड है, ये सारी चीजें हमें लगती है कि मैंगलोर केमिकल्स को एक अच्छे खासे अर्निंग्स ट्रेजेक्टरी में रख सकती है। ये स्टॉक बिल्कुल आपके फोकस होना चाहिए। बिल्कुल आपके फोकस में होना चाहिए। एक बार दोबारा निफ्टी बैंक देखते हैं ज़रा, क्योंकि देखिए इंटरडे में जो भी डिप आ रही है वो निफ्टी में आ रही है, निफ्टी बैंक में नहीं है। अभी भी हम बैंक निफ्टी पर डे हाई पर ही हैं। 52,400 का हाई था, 52,375 के करीब हैं, और हो सकता है बैंक निफ्टी आज ही 52,600 52,700 तक शेयर जाने का दमखम रखे, क्योंकि जिस तरीके का इसमें अब मोमेंटम आ रहा है। और दो चार्ट ही देखिए बस इंटरडे में, आईसीआईसीआई बैंक और एचडीएफसी बैंक का। और अब आईसीआईसीआई बैंक कोशिश कर रहा है कि थोड़ा सा कमांडिंग पोजीशन ली जाए, क्योंकि एचडीएफसी बैंक खुला ऊपर, लेकिन उसके बाद सस्टेन बेसिकली बिल्ड नहीं किया उसने, लेकिन आईसीआईसीआई बैंक अब बिल्ड कर रहा है। ये काफ़ी क्रूशल है। एक बार आईसीआईसीआई बैंक पर एक चार्ट चेक लेते हैं जरा आप। गावा सर, आप देखिए जरा आईसीआईसीआई बैंक का चार्ट 1349। एक बार इसका 52 वीक हाई देखते हैं 1373। लग रहा है वहाँ जा रहा है। देखिए वो पार कर लेगा, लेकिन प्रॉब्लम आज ये है कि थोड़ा गैप अप खुला है। गैप अप खुला है तो दो बातें हो सकती है, टर्न बैक और ब्रेकअवे गैप। ऐसा कुछ ब्रेकअवे गैप लगता है मुझे, ब्रेकअवे गैप है। इसका मतलब जो प्रीवियस आया 1372 73 का, वो पार कर लेगा, मैटर ऑफ टाइम। ये जो जोश है इसमें आईसीआईसीआई बैंक में, वो लगता है पार कर लेगा। जब मैं एचडीएफसी बैंक को भी देखता हूं तो यस, आईसीआईसीआई बैंक पार कर लेगा ऐसा लगता है। स्टॉप थोड़ा डीप होगा 1340 का, बट स्टे लॉन्ग आईसीआईसीआई बैंक। ठीक है, स्टे लॉन्ग आईसीआईसीआई बैंक, क्योंकि बैंक्स डिस्कस कर रहे हैं। आपने एक्सिस बैंक का भी जिक्र किया, ये भी डे हाई के आसपास कारोबार कर रहे हैं। इनफैक्ट पूरे बैंकिंग स्टॉक्स में अच्छी तेजी। एक्सिस बैंक पर भी एक बार रिव्यू ले लेते हैं। माने जो एक्सिस बैंक देखिए, आईसीआईसीआई कंपैरिजन में एक्सिस बैंक कहाँ स्टैंड करता है? जिनके पास है एक्सिस बैंक, उनको क्या रणनीति यहाँ पे आप देंगे? और साथ ही जो चाह रहे हैं कि आने वाले समय में बैंकिंग स्टॉक्स अपने पोर्टफोलियो में रखें, तो क्या एक्सिस बैंक पे फ्रेश बाइंग की सलाह क्या बनती नजर आ रही है आपको?
बिल्कुल यहाँ पर फ्रेश बाइंग की जा सकती है। उसका रीजन देखिए ये है कि स्टॉक करेक्ट हुआ था, 20 डे मूविंग एवरेज के नीचे फिसला था, लेकिन नेक्स्ट डे ही, मेरे ख्याल से 5 दिन पहले की बात है, नेक्स्ट डे ही उसने 20 डे मूविंग एवरेज को रीगेन कर लिया था। आज के मूव में स्टॉक ने अपने 200 डे मूविंग एवरेज को वापस रीगेन कर लिया है। अगर आप वीकली चार्ट पे देखेंगे तो 50 वीक मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहा है। यहाँ पर ऐड करने की राय रहेगी, देखिए पोजिशनल ट्रेड लेना चाहिए। 1089 का स्टॉप लॉस लगा के खरीदारी करने की राय रहेगी। 1150 1160 तक के टारगेट्स पोजिशनली एक्सिस बैंक में पॉसिबल है। ओके, एक्सिस बैंक 1113 पर ट्रेड करता हुआ मूव स्ट्रॉन्ग है यहाँ पे। थोड़ा एनबीएफसीज पे आते हैं। लुक एट एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस, पूना वेला फिनकॉर्प, सारे, हालांकि देखिए क्लास अलग अलग है यहाँ पर। मैं एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस की जब बात कर रहा हूँ, एचएफसी है, ये हाउसिंग फाइनेंस स्पेस में है, बट आज क्या मूव जनरेट कर रही है यहाँ पर ये। सोनी जी, आपकी रीडिंग क्या कहती है एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस पे? ये सितंबर 2024 से, मतलब इसका डाउन ट्रेंड पहले ही शुरू हो गया था। बाजार में पेन शुरू हुआ था अक्टूबर से, इसमें पेन जुलाई से शुरू हो गया था। एंड फ्रेंकली स्पीकिंग, मैं अगर इस चैनल को जुलाई से खींचूं तो ज़्यादा अच्छा रेफरेंस देगी है। एक बहुत ही शानदार ब्रेकआउट, हालांकि 200 डेमा अभी भी ड्यू है। थोड़ा सा प्रीएम्प्ट करने को अगर मैं बोलूँ, आप कैसे रीड कर रही हैं एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस को मिड अप्रैल में? व्यू क्या आपका इस वक्त? वीरेंद्र जी, मुझे लगता है कि ये जो ड्यू है 200 एमा को टेक आउट करने के लिए, वो इस बार कर सकता है। आप अगर 600 की कॉल ऑप्शन में देखेंगे, जहां पे सबसे हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है, वहां पे बहुत स्ट्रॉन्ग राइटर्स में एग्जिट पोजीशन नजर आ रही है। सो ओपन इंटरेस्ट अनवाइंड हो रही है, राइटर्स एग्जिट कर रहे हैं, पुट राइटर्स पोजीशन या बेस बढ़ा रहे हैं टुवर्ड्स 580 के लेवल्स पे। सपोर्ट बढ़ रहा है और यहाँ पे रेजिस्टेंस वीक हो रहा है। हमें लगता है कि एक बार अगर वो 600 लेवल को क्रॉस कर सकता है, कहीं ना कहीं टुवर्ड्स 620 640 के रेंज को टेस्ट कर सकता है। लॉन्ग पोजीशंस यहाँ पे करंट लेवल पे भी ऐड कर सकते हैं टुवर्ड्स डिक्लाइंस 580, ये लेवल्स पे अक्यूमुलेट करना चाहिए। 565 सपोर्ट स्टॉप लॉस के साथ एंड 640 के टारगेट्स के लिए यहाँ पे बाय कर सकते हैं। ओके, चलिए, तो ये इस समय कुछ आपके लिए ट्रेडिंग आइडियाज़। बैंकिंग और एनबीएफसीज में अच्छे मूव्स हैं। इनफैक्ट पूरा का पूरा रेट सेंसिटिव पैक जो है वो अच्छा कर रहा है। दरअसल आरबीआई के 4.5% रेट कट के बाद बैंकों ने ग्राहकों को राहत देनी शुरू की है। कई बैंकों ने होम लोन पर दरें कट की हैं, कईयों ने डिपॉजिट रेट भी कम करें। तो चलते हैं यतिन के पास और जानते हैं कि जो रेट सेंसिटिव स्टॉक्स हैं, ये इनमें इतनी तेज़ी क्यों है। यतिन, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। और क्लियरली रेट सेंसिटिव जो सेक्टर्स हैं, चाहे वो रियल एस्टेट हो, ऑटो हो या फिर बैंकिंग इटसेल्फ क्यों ना हो, सब जगह आपको अच्छी खासी खरीदारियां देखने को मिल रही है। शुरुआत होती है आरबीआई के रेट कट से, जिन्होंने कुछ ही दिनों पहले 25 बेसिस पॉइंट से रेपो रेट काटा। ऑब्वियसली आरबीआई ये चाहता है कि बाजार में लिक्विडिटी अच्छी तरीके से हो और रेट कट का ट्रांसमिशन भी बहुत स्मूथली हो। इसको मद्देनजर रखते हुए बैंक ने तत्कालीन अपने जो एमसीएलआर रेट्स हैं इनमें कटौती की है और इसी के साथ डिपॉजिट रेट्स में भी आपने एक कट आता हुआ देखा है। इनफैक्ट अगर हम एसबीआई की बात करें तो इन्होंने अपना एमसीएलआर रेट, जो लेंडिंग रेट होता है, उसको 0.25% से घटाया। इसका मतलब है आपकी जो होम लोन होती है, आपके जो ऑटो लोन्स होते हैं, ये आपको अब बेहतर ब्याज दरों पे मिलेंगे। इनफैक्ट अगर हम एक्सिस बैंक और एचडीएफसी की बैंक की बात करें तो साल 2020 के बाद इन बैंकों ने सबसे पहली बार इन्होंने डिपॉजिट रेट काटा है। तो कहीं ना कहीं लिक्विडिटी को मद्देनजर रखते हुए, डिपॉजिट लोन ग्रोथ को मद्देनजर रखते हुए ये काफ़ी अहम माना जा रहा है, क्योंकि बिल्कुल ही आरबीआई पॉलिसी के हफ्ते भर में ही आपने बैंकों का एक्शन आता हुआ देखा है। इस पे कहाँ पॉजिटिव असर पड़ेगा? ऑब्वियसली रियल एस्टेट और ऑटो, ये दो ऐसे सेक्टर्स हैं यहाँ सबसे ज़्यादा रेट सेंसिटिव ट्रांजैक्शंस होते हैं और यहाँ ब्याज दरों में कटौती का मतलब ये है कि बेहतर सेल्स की आप एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं और इसीलिए शायद आज ऑटो और क्लियरली रियल एस्टेट शेयरों में अच्छी खासी तेज़ी देखने को मिल रही है। बैंक शेयर में क्यों तेज़ी देखने को मिल रही है? दो कारणों से। सबसे पहले, जब रेट कट इन्होंने डिपॉजिट पे किया है तो कहीं ना कहीं उससे मार्जिन को सपोर्ट मिलेगा, और दूसरा क्योंकि आपने ब्याज दरें लोन्स पे भी कम की हैं थोड़ी बहुत एडजस्टमेंट के बाद, तो यहाँ आपको लोन की डिमांड भी बेहतर होती हुई नजर पड़ेगी। इसके अलावा जब एक्सपेक्टेशन ये है कि 75 से 100 बेसिस पॉइंट्स का आरबीआई आगे जाके रेट कट करेगा, तो बॉन्ड मार्केट में बॉन्ड के दाम बढ़ रहे हैं क्योंकि रेट्स गिर रहे हैं, जिसके कारण काफ़ी सारी बैंक, खास करके पीएसयू बैंक को ट्रेजरी गेन भी देखने को मिलता है। तो ये सब कारणों से आज आप निफ्टी बैंक में एक अच्छा खासा ज़बरदस्त तेज़ी का उछाल देख रहे हैं। ओके, बिल्कुल, इतनी शुक्रिया। तो सारे के सारे रेट सेंसिटिव्स में अच्छा इस समय आपको मूव दिखाई दे रहा है। बैंकों की तो खैर हमने काफ़ी बात कर ही ली है,
एक रियल एस्टेट की बात करते हैं। मयूरेश, गुड आफ्टरनून। रियल एस्टेट में अगर पिक करना हो तो कौन सा स्टॉक पिक करेंगे? आफ्टरनून अनुज, तो मुझे लगता है आई थिंक डीएलएफ ये काफी अच्छी तरह से प्लेस्ड है, क्योंकि जो एक कॉम्बिनेशन है रेसिडेंशियल प्लस एन्युटी यानी कमर्शियल बिजनेस, ये बहुत अप्रोप्रिएटली प्लेस्ड है। इनकी जो डेट रिडक्शन स्ट्रैटेजी है ये अप्रोप्रिएटली प्लेस्ड है। दूसरी चीज, अगर हम अर्निंग्स की बात करें तो एक्सपेक्टेशन यही है कि जो नए इनके लॉन्चेस इन्होंने अनाउंस किए हैं पिछले कुछ महीनों में, पिछले कुछ क्वार्टर्स में, जो प्री सेल्स रेवेन्यूज है इसमें भी अच्छी खासी बढ़ोतरी देखी जा सकती है। And this will reduce the leverage even further as you head into the next few years. So हमें लगता है, I think within the real estate pack, DLF के रेटिंग रैंकिंग्स थोड़े बेहतर है। और जैसे वीरू जी थोड़े समय पहले बात कर रहे थे हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज पे, तो पीएनबी हाउसिंग इस पे भी बिल्कुल ध्यान रखना चाहिए। आई थिंक आउटस्टैंडिंग सेट ऑफ नंबर्स रहे अब तक। चैलेंजिंग एनवायरनमेंट में इन्होंने बहुत बढ़िया नंबर दिए हैं। जैसे मोटा भाई जस्ट कह रहे थे, अगर हम इंटरेस्ट रेट कट का एक एक्सपेक्टेशन बांध के रखते हैं अगले कुछ महीनों तक, और जैसे इमर्जिंग सेगमेंट में ग्रो करना चाहते हैं अपना बिजनेस, जहाँ पे यील्ड्स बेहतर होते हैं और जो क्रेडिट अंडरराइटिंग स्किल्स इनकी अच्छी खासी सुधर चुकी है अगले कुछ तिमाहियों में, विद एक्सपर्टीज दैट दे प्रॉब्ली गॉट विद इन द अफोर्डेबल सेगमेंट, कहीं ना कहीं आई थिंक नंबर्स में अच्छी खासी बढ़ोतरी होने की मैं उम्मीद रखता हूँ। तो डीएलएफ और रियल एस्टेट डेवलपर से फाइनेंशियर्स पीएनबी फाइनेंशियल से पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस और रियल एस्टेट से डीएलएफ पसंद आ रहा है मयूरेश जी को। अब कुछ और सेक्टर की बात करते हैं। देखिए, ऑटो सेक्टर की बात करते हैं, स्पेशली टू व्हीलर सेगमेंट की बात करते हैं। टू व्हीलर सेगमेंट में ग्रीन शूट्स दिखने लगे हैं और वाहन डेटा के मुताबिक देश में सबसे ज़्यादा टू व्हीलर की बिक्री हो रही है। ज़्यादा डिटेल के लिए हमारे साथ सुदर्शन मौजूद हैं। सुदर्शन, बताइए क्या कह रहे हैं डेटा? सो रिसेंटली ओटीटी पे एक सीरीज़ आई है दुपहिया, जो कि लोगों के जुआं पे आए, तो ऐसा लग रहा है कि मार्केट में भी दुपहिया का रौनक रिटर्न होता दिख रहा है। अगर जो आप अप्रैल 1 से अप्रैल 14 तक का डेटा देखेंगे सारे सेगमेंट्स का, तो एक सेगमेंट जो सबसे अच्छा करते हुए नज़र आ रहा है वो है टू व्हीलर्स। अगर जो आप टोटल व्हीकल रजिस्ट्रेशन देखें तो वहाँ पे भी मंथ ऑन मंथ और ईयर ऑन ईयर दोनों में ग्रोथ देखने को मिला है। मंथ ऑन मंथ टोटल रजिस्ट्रेशन है अप 18% और ईयर ऑन ईयर 11% का ग्रोथ है। लेकिन अगर जो यहाँ पे टू व्हीलर देखें तो मंथ ऑन मंथ 21% का ग्रोथ देखने को मिला और ईयर ऑन ईयर 14% का। इसके कंपैरिजन अगर जो कार में देखेंगे तो मंथ ऑन मंथ ग्रोथ अच्छा है, लेकिन ईयर ऑन ईयर फ्लैट है। कमर्शियल व्हीकल जो कि बस और ट्रक सेगमेंट होता है, वहाँ पे ईयर ऑन ईयर डिक्लाइन देखने को मिला, वहाँ पे 6% का डिक्लाइन है और मंथ ऑन मंथ सिर्फ 1% का ग्रोथ है। थ्री व्हीलर में मंथ ऑन मंथ फ्लैट है, ईयर ऑन ईयर वहाँ पे भी अच्छा ग्रोथ है। तो एक सेगमेंट जो सबसे अच्छा बहुत महीनों के बाद ऐसा देखने को मिल रहा है कि टू व्हीलर्स में डिमांड रिटर्न आए। लास्ट मंथ बजाज ऑटो ने अपने इंटरव्यू में बोला था कि रिकवरी मार्च के एंड में या अप्रैल के बिगनिंग में आ सकता है। तो ऐसा लग रहा है कि डिमांड रिटर्न हुआ। उसका एक मुख्य कारण है अभी कुछ एक त्यौहार हैं लास्ट कुछ एक दिन में, तो उसके कारण भी हो सकता है कि टू व्हीलर्स में स्पेशली गांव के एरिया में डिमांड इंक्रीज हुआ होगा। और अगर जो कंपनीज की बात करें तो दो कंपनीज जो कि कंटिन्यूसली लास्ट एक साल से आउट परफॉर्म कर रही है टू व्हीलर सेगमेंट में, वो है टीवीएस मोटर और आयशा। और वो अभी भी इस महीने का भी अगर जो रजिस्ट्रेशन डेटा देखें तो वही दो कंपनी आउट परफॉर्म करते हुए नजर आएगी। लेकिन फर्स्ट हाफ से ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा सेकंड हाफ देखने को ये होगा कि अगर जो ये कंपनी अपनी मोमेंटम मेंटेन कर पाती है या नहीं। शुक्रिया आपका, बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा के लिए। और टू व्हीलर, और यकीन मानिए श्रेया, मतलब मैं तो अपनी टीम बनाने के लिए लगभग 1:30 से ही एनालिसिस शुरू कर देता हूँ। कहाँ पुट राइटिंग हो रही है, कहाँ पे OI एड हो रहा है, कहाँ पे कॉल्स कवर हो रही हैं। वाकई ये टू व्हीलर स्पेस ही दिमाग में आ रहा था। मुझे लगा वीरू वो सुदर्शन ने बोला दुपहिया, तो मुझे लगा आप इसके लिए आप कह रहे थे, आपने देख ली होगी, मुझे लग रहा है आपने निपटा दी होगी। वैसे मैं वैसे पढ़ रहा था मैं, उसमें गजराज राव जी हैं मेरे ख्याल से इस समय अगर भारत के जो सबसे अच्छे एक्टर्स हैं उनमें से एक हैं, और उनका मैं फ़ैन बना था जब वो बधाई हो पे। नहीं, मैंने देखी नहीं है, लेकिन मैं देखूंगा अब, क्योंकि वो उसमें वो हैं रेणुका शाहने जी भी हैं, उनका कमबैक है, काफ़ी इंटरेस्टिंग लग रही है मुझे स्टार कास्ट, और रिव्यूज़ काफ़ी अच्छे लग रहे हैं मुझे। मतलब इसका प्रोमो देखा अनुज मैंने। हाँ, अब मैं देख रहा हूँ, मैं प्रोमो देख रहा हूँ। 9 एपिसोड्स हैं तो देखिए निपटाई जा सकती है बेसिकली। और यशपाल शर्मा भी हैं, काफ़ी मतलब अच्छी लग रही है। हाँ अच्छा अनुज, बट अगर रियलिटी में बात करें ऑन ग्राउंड, टू व्हीलर स्पेस आपको याद होगा, ये वो स्पेस है जिसमें सबसे बड़ा प्राइस डैमेज हुआ था। हीरो मोटरकॉर्प और बजाज ऑटो, आपको याद होगा, आई मीन कितना शार्प फॉल था यहाँ पे, और टीवीएस मोटर्स।
अभी इन नंबर्स पे बहुत रिलाई करना चाहिए या फिर ये ओवरसोल्ड जोन से पुल बैक दे रहे हैं? बहुत टफ सवाल है एक्चुअली, क्योंकि स्टॉक्स चले काफ़ी थे। आई थिंक मेरा भी यही रहेगा इसमें अभी भी कि आप रिलेटिव स्ट्रेंथ पे फोकस करिए, और अगर मैं एक स्टॉक इनमें से कोई चुनूंगा तो वो टीवीएस मोटर होगा मेरे ख्याल से, क्योंकि मुझे लगता है कि हीरो और बजाज की अभी भी अपनी दिखते हैं, लेकिन टीवीएस मोटर मुझे लग रहा है कि आई थिंक रिलेटिवली कम गिरा था। और नॉर्मली जो अगर आप देखें चार्ट भी देखेंगे तो आप रिलेटिवली नोटिस करेंगे कि इसने आपका पैसा शायद तोड़ा नहीं। हीरो और बजाज ने आपका काफ़ी पैसा तोड़ा, लेकिन टीवीएस ने आपका पैसा तोड़ा नहीं होगा, बनाया नहीं होगा, वो अपनी जगह, लेकिन बनाया तो बहुत कम स्टॉक्स नहीं है पिछले 3-4 महीने में, तो उस हिसाब से मुझे लग रहा है कि ये थोड़ा सा टीवीएस मोटर शायद थोड़ा बेटर रहेगा। अच्छा, वो वेब सीरीज़ की बात कर रहे थे, श्रेया ने जरूर देखी होगी, वो दुपहिया है ना आप? मैंने नहीं देखी सर, लेकिन आपको क्यों लगा ऐसा कि मैंने ज़रूर देखी होगी? नहीं, जनरली आप सब जो आजकल की जनरेशन है वो देखते रहते हैं ना सब ओटीटी पे, हम थोड़ा सा कम देखते हैं रिलेटिवली, तो इसके लिए मुझे लगा आपने देखा होगा। आई एम सो मच इनटू के ड्रामाज दिस डेज, तो मैं कोरियन ड्रामाज देख लेती हूँ सर कभी कभी। ठीक है, चलिए एक चार्ट चेक लेते हैं, टीवीएस मोटर पे चार्ट चेक लेते हैं। रचना जी, टीवीएस मोटर सबसे स्ट्रॉन्ग स्टॉक रहा है टू व्हीलर पैक में, कोई व्यू स्टॉक पर? जी, टीवीएस मोटर्स में पिछले 4-5 दिन से अच्छा खासा स्ट्रॉन्ग मोमेंटम देखे आ रहे हैं, और 2200 के लो से उसने जो मूवमेंट शुरू करी है, और कुछ ना भी हो, अगर वो अपर एंड ऑफ द रेंज पे भी जाए तो भी वो करीब करीब 2700 की तरफ जा सकता है फ्यूचर्स पे। तो यहाँ से और शॉर्ट टर्म प्लेयर्स के लिए 100-150 रुपए की और फर्दर अपस्विंग आ सकती है। डिप्स पे इसको बाइंग करते रहना चाहिए और करते रह सकते हैं जब तक ये 2550 का लेवल फ्यूचर्स पे होल्ड करेगा। एंड मोमेंटम ओवरऑल मार्केट का जब तक पॉजिटिव जब रहेगा, तो यहाँ पे अपसाइड की मोमेंटम आ सकती है जो 2700 की तरफ इस काउंटर को लेके जा सकती है। ठीक है, टीवीएस मोटर पे ये राय फिलहाल आती हुई रचना जी की तरफ से। और एक और सेक्टर की बात कर लेते हैं। देखिए, सोना सबके जुमा पे इस बार सोना ही है, जिस तरीके से तेज़ी हमें देखने को मिल रही है, और सोने की तेज़ी है कि थमने का नाम ही नहीं ले रही। बाजार इस साल भाव करीब 1.5 लाख रुपए के भी पार निकलने की उम्मीद जता रहा है। वहीं ट्रम्प टैरिफ से भारत का जिंक एक्सपोर्ट भी बढ़ सकता है। और इस दोनों खबर पर बात करने के हमारे साथ मौजूद है मेरी सहयोगी मनीषा गुप्ता जी। मनीषा जी, गुड आफ्टरनून। पहला सवाल तो ये है कि जिंक की बात करें तो जिंक और उससे जुड़े शेयरों में आज देखिए खासकर तेज़ी देखने को मिल रही है। थोड़ी देर पहले अनुज जी से बात भी हो रही थी उस पर, लेकिन आपसे व्यू जानना चाहूँगी, आखिर तेज़ी की वजह क्या है? अगर आप इंटरनेशनल मार्केट्स में देखें तो हमने एक तो जिंक के प्राइसेस में एक छोटी सी आउट परफॉर्मेंस पिछले एक हफ्ते में आते हुए देखी है। पिछले 5 सेशंस में जिंक के प्राइसेस में करीबन 3.5% की तेजी है, और वो मेजरली इसलिए है क्योंकि बाजार को लगता है कि जिस तरह के टैरिफ्स हम यहाँ पर बढ़ लगता हुआ देख रहे हैं, उससे जिस तरह से ट्रेड यहाँ पर चाइना में होगा उसमें एक तो इम्पैक्ट हो सकता है। दूसरा ये है कि जो ग्लोबल आउटपुट की बात है वहाँ पर 20 से 25% की कटौती की बात यहाँ पर नायर स्टार ने की है, टेक रिसोर्सेज ने की है, और ट्रैफिक्यूरा ने भी कहा है कि आगे जाकर यहाँ पर डिमांड और सप्लाई के बीच में मिसमैच रह सकता है। आपको याद दिला दें कि 2024 की भी शुरुआत इस चीज से हुई थी कि जिंक में शायद एक सरप्लस देखने को मिल पाएगा, लेकिन 2024 की अंत तक हमने एक डेफिसिट बनता हुआ देखा, और वही पैटर्न हम शायद इस साल भी यहाँ पर बनता हुआ देख पाएंगे। और जैसे आपने जिक्र किया, जी हाँ, भारत चौथा सबसे बड़ा देश है जहां तक जिंक एक्सपोर्ट की बात है, और इंडिया के जो डिमांड कंजम्पशन की दोनों के नंबर्स आए हैं वो ऑन द पॉजिटिव साइड हैं। ऐसा माना जा रहा है कि 6.5% की वृद्धि हम यहाँ पर देखेंगे कंजम्पशन में आती हुई। जिंक का जो यूजेज है वो यहाँ पर आप स्टील, गैल्वेनाइजेशन, स्मार्ट चिप्स में करते हैं, बैटरी में है, जिंक आयन टेक्नोलॉजी में भी है। तो जो डिमांड है वो कन्वेंशनल एंड प्लस प्रोग्रेसिव एरियाज में बढ़ती हुई नजर आई है। तो क्लियरली जिंक एज ऑफ नाउ सभी तरफ से बहुत स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल रिपोर्ट्स आती हुई। बिल्कुल स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल रिपोर्ट्स आ रही है जिंक पर। लेकिन मनीषा जी, एक सवाल मेरा भी है, और मैं काफ़ी आपको देख रही थी जब आप शो कर रही होती हैं। एक तबका ऐसा है जो सोने को 56,000 तक के भाव तक देखता है, और एक तबका ऐसा है जो 1.5 लाख के ऊपर के टारगेट्स दे रहे हैं। आप कहाँ स्टैंड कर रही हैं इस बीच में? आपका क्या आउटलुक है गोल्ड को लेकर? वेल एब्सोल्युटली, गोल्ड एक हेडलाइन के तौर पर पूरा जब से ये 2025 शुरू हुआ है हमने 20 बार इसको ऑल टाइम हाइज बनते हुए देखे हैं, और वो आपकी स्क्रीन पे आएगा कि किस तरह से और बैंक्स एंड ब्रोकरेजेस लगातार अपनी जो आउटलुक है वो यहाँ पर बढ़ाते हुए नजर आए हैं। जब ये साल शुरू हुआ तो लोगों ने कहा 3,000 तक जाएगा,
अब हम 3,200 पर हैं, तो टारगेट्स यहाँ पर बढ़ा दिए गए हैं 3,300, 3,700 आप देख सकते हैं। गोल्डमैन सैक्स की बात की जाए या सिटी की बात की जाए, डिवियर ने 4,500 तक यहाँ पर बोला है, और इसी तरह की रिपोर्ट यहाँ पर गोल्डमैन सैक्स ने की है। गोल्डमैन सैक्स ने बोला है कि उनका बेस केस 3,700 है, और एक्सट्रीम केसेस में अगर हम यहाँ पर देखते हैं कि रेट कटौती ज़्यादा होती है या टैरिफ्स बहुत हाई रहते हैं, इन्फ्लेशन, रिसेशन कंसर्न्स आती हैं, तो $4,500 पर आउंस के भी लेवल्स इस साल के अंत तक देखने को मिल सकते हैं। एज ऑफ नाउ, जैसे आपने कहा, वो 30-40% की करेक्शन गोल्ड में इस साल में वैसा कोई फैक्टर इन नहीं कर रहा है। जी हाँ, जिस तरह का वन वे लिनियर ग्रोथ यहाँ पर देखने को मिली है, कुछ मुनाफा वसूली सोने में ज़रूर आएगी, लेकिन जब तक इन्फ्लेशन कंसर्न्स है, टैरिफ है, साथ ही साथ जियोपॉलिटिकल टेंशन्स यहाँ पर मार्केट में हैं, तो ये सारी चीज़ें इंश्योर करेंगी कि सोने में कोई बहुत बड़ी करेक्शन ना देखने को मिले। ज़्यादातर मार्केट यही मानता है कि नीचे में 85,000, ऊपर में 95,000 टू ₹1,00,000 का हायर लेवल्स, इस रेंज के बीच में सोना इस साल में अब कारोबार कर सकता है। ओके, अच्छा, थैंक यू मनीषा जी। 56,000 का सुन के ना नहीं मुझे जा रहा। मुझे वो मीम याद आ गया, कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं। मैं ना एक बात बोलूँ, 56,000 की भी बात कर रहा है, अगर सोना 56,000 आ जाए ना, मैं ये फील्ड छोड़ दूँ। मैं लिटरली बोल रहा हूँ, मैं मतलब ये देखिए, इक्विटी में फिर भी मैं एक बार कह सकता हूँ कि कभी भी 30-40% की करेक्शन आ सकती है। ये वही लोग कह रहे हैं जिन्होंने मिस कर दिया है, जिन्होंने रैली मिस कर दी। 56,000 सोना सपने में नहीं आ सकता कि जो कहाँ 95,000 पर हैं अभी। पर एक बार अनुज, 1,56,000 की बात कर लीजिए, तब समझ में आता है। 56,000 मतलब वो एक मिस कर दिया शायद उन्होंने, जो जिन्होंने। अनुज, ये बहुत रॉन्ग रिपोर्टिंग है, बिकॉज इस तरह की खबरें बाजार में आई कि लोगों ने जाके अपना सोना बेचना शुरू किया, ज्वेलर्स को लेना पड़ा और लिक्विडिटी क्रंच हुआ, बिकॉज इतना कैश आप लेके नहीं बैठे होते हो, तो एक बैड हेडलाइन की वजह से एक इम्पैक्ट तो बिल्कुल 100% एग्री। और देखिए क्या है कि मैं तो खैर आज से नहीं, मेरा व्यू तो आई थिंक जब मनीषा जी CNBC TV, मैं जब हम साथ में CNBC TV 18 पे बात किया करते थे, तब से मेरा व्यू ये हुआ करता था। तब तो सोना शायद तब 56,000 था भी शायद, या उससे भी कम था। उससे पहले से व्यू था कि आपके पोर्टफोलियो में कुछ सोना ज़रूर होना चाहिए। और बिल्कुल मतलब आई थिंक 1,56,000 की बात करिए आप, 56,000 तो छोड़ दीजिए। और एक रियल एसेट है, और एट द एंड ऑफ द डे बाकी फिर भी होता है, फाइनेंशियल एसेट्स होते हैं। वीरू, मतलब किसी ने मिस कर दिया लगता है। अगर 56,000 पे आ जाए ना, तो जिन लोगों का बहुत दिन तक शादी का प्रोग्राम नहीं है, वो तो कर ही लेंगे शादी। पक्की बात कह रहा हूँ, है ना। जिनका बहुत दूर तक प्रोग्राम नहीं है, वो कर लेंगे दूल्हा। 56 पे शादी हो जाए वो सही है ना। मनीषा जी का तो 1,56,000 का टारगेट है। क्यों मनीषा जी? 1,56,000 भी बहुत जल्दी नहीं आएगा, बट जी हाँ, अगले 3-4 साल में जिस तरह से हम अभी डील कर रहे हैं, उसका एक इम्पैक्ट लॉन्ग टर्म में रहेगा और उसका फायदा सोना उठाता रहेगा। ऑफ कोर्स करेक्शंस आएंगी, लेकिन ऐसी नहीं। जी हाँ, सोना है 93, 389 और 56 के ख्वाब, लेकिन ऐसा कुछ अगर आप देखें वास्तविकता में होगा नहीं। लेकिन अगर हम इसको जोड़ के देखें इक्विटी मार्केट से, आइए थोड़ा सा उससे बात करते हैं। लुक एट MCX, और MCX के साथ आप लेके आइए फेडरल बैंक और 2-3 ऐसे स्टॉक्स, मुथूट और मन्नापुरम। मयूरेश, आपका व्यू क्या है? MCX को पूरा एडवांटेज मिलता हुआ, इट्स 58, 55, 80, फेडरल बैंक 195, 57। कैसे अप्रोच कर रहे हैं आप गोल्ड के साथ साथ टाइटन, फेडरल बैंक, मुथूट, मन्नापुरम, MCX? आप क्या चीज़ करना चाहेंगे? No, so Viruji, I think Titan has largely underperformed ये पूरे स्पेस को, और जैसे उनके अपडेट्स आए थे, हालांकि मैं मार्जिन परफॉर्मेंस देखना चाहता हूँ टाइटन का कैसे रहता है और जो गोल्ड एंड ज्वेलरी बिजनेस में। बट दो चीजें, एक आई थिंक जो उनके पोर्टफोलियो गैप्स थे वेडिंग ज्वेलरी को लेके, दे आर फिलिंग दैट अप। स्टडेड ज्वेलरी में स्पेसिफिकली सॉलिटेयर्स में इनकी बिजनेस और वॉल्यूम ग्रोथ ठीक ठाक रही है, बट स्टडेड ज्वेलरी शुड शो सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ ग्रोथ गोइंग फॉरवर्ड। और इसी का एक जो सब वेरिएंट आ सकता है लैब ग्रोन डायमंड, जिसपे कैसे फोरे करता है टाइटन, ये देखना बहुत इंपॉर्टेंट होगा। इसलिए मुझे लगता है आई थिंक टाइटन हालांकि एक अंडर परफॉर्मिंग स्टॉक रहा है, आई थिंक इफ नंबर स्टार्ट कमिंग टू द बेटर बिकॉज ऑफ ऑल दीज चेंजेस जो बैलेंस शीट पे कर रहे हैं, जो प्रोडक्ट्स में कर रहे हैं, कहीं ना कहीं आई थिंक नंबर्स में रिफ्लेक्ट होंगे, और इसके वजह से आई थिंक टाइटन जरूर वॉच लिस्ट पे रहना चाहिए। विद इन बैंक्स आई थिंक जो सर्कुलर निकला है वीरू जी, स्पेसिफिकली गाइडलाइंस स्पेसिफिकली फॉर गोल्ड फाइनेंसिंग कंपनीज, ऑब्वियसली थोड़ा देखना चाहता हूँ इसका इम्पैक्ट कैसे आता है। इमीडिएट शॉर्ट टर्म इम्पैक्ट थोड़ा नेगेटिव पड़ सकता है, क्योंकि मुथूट की एक लार्ज शेयर होल्डिंग है एज फार एज गोल्ड AUM इज कंसर्न, मोर देन 95%। मन्नापुरम थोड़ा बैलेंस्ड ऑफ है 50% एट दिस जंक्चर। तो इसके जो आई थिंक एक इम्प्लीकेशंस है नंबर्स पे कैसे आएंगे देखना चाहता हूँ। बट जो बैंक्स है आई थिंक दे आर ऑलरेडी हैविंग अ लेवल प्लेइंग फील्ड इन टर्म्स ऑफ रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स, डिस्क्लोजर्स एक्सेट्रा। और इसलिए आई थिंक जो बैंक्स गोल्ड लोन्स में काम करती है, फेडरल हुआ, CSB बैंक हुआ, CSB बैंक के भी अपडेट्स ठीक ठाक रहे हैं,
इन पे भी आई थिंक थोड़ा फोकस जरूर है। ओके, तो आपकी प्रथम चॉइस जो है वो है टाइटन और फेडरल बैंक आपकी स्क्रीन पे। मीनवाइल अब चलते हैं, विषय को बदलते हैं, अब थोड़ा सा एक और पर्सपेक्टिव जानते हैं। कोटक सिक्योरिटी से श्रीकांत चौहान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। श्रीकांत, गुड आफ्टरनून। श्रीकांत, आपका व्यू मार्केट्स पे और आपका ट्रेड इस वक्त का? गुड आफ्टरनून वीरेंद्र, गुड आफ्टरनून अनुज। तो देखिए, मुझे लगता है कि निफ्टी जो है वो एक अच्छे गैप से खुलने के बाद भी जब हायर लेवल्स पे मेंटेन हो रहा है, तो इसका मतलब यही है कि इसमें काफ़ी अच्छा एक ओवरऑल बाइंग सपोर्ट है। और कोई भी अगर करेक्शन अगर इंट्राडे में आता है तो बिल्कुल इसे खरीदना चाहिए। करंट लेवल्स पे बहुत ह्यूज अमाउंट ऑफ कॉल राइटिंग खड़ी है, तो इन लेवल्स पे मुझे लगता है कि मार्केट रेंज के अंदर ही रहेगा। लेकिन यस, इन द नियर टर्म 23,500 एंड 23 मे बी 100 की रेंज रहेगी। 100 के करीब अगर मार्केट बिकॉज ऑफ सम रीजन आता है तो वहां पे कुछ लॉन्ग की पोजीशंस बनाई जा सकती है। स्टॉक स्पेसिफिक बात करें तो मैंने देखा है कि मिड कैप एंड स्मॉल कैप कंपनीज में काफी अच्छा एक बाइंग इंटरेस्ट बना हुआ है, क्योंकि इंडेक्स ही वैसे देखा जाए तो बॉटम से ऑलमोस्ट 2000 पॉइंट ऊपर आ चुका है। 21,700 के लेवल्स हमने पिछले सोमवार को देखे थे, आज हम 23,300-400 तक आ चुके हैं। तो हमें लगता है कि आज मिड कैप स्मॉल कैप कंपनीज में थोड़ा और रुझान बढ़ते हुए दिखेगा। और स्पेसिफिकली इंडियन एनर्जी एक्सचेंज IEX, यहाँ पे मुझे लगता है कि एक टेक्निकल ब्रेकआउट फॉर्मेशन बना है, इसे लॉन्ग करने की हम कोशिश कर सकते हैं, खरीद सकते हैं करंट लेवल पे 183 184 के करीब। यहाँ से अगर इसमें तेजी बनती है तो 193 से लेकर 200 रुपए तक के टारगेट्स आ सकते हैं। और जो स्टॉप लॉस हमें रखना पड़ेगा वो हम रखेंगे एट 179। तो 179 के स्टॉप लॉस के साथ IEX को खरीदें। IEX डिहाई पे कर रहा है कारोबार 184 के लेवल पर, 179 का स्टॉप लॉस आप मेंटेन कर सकते हैं। इसमें 200 के रेंज ही दिखा सकता है श्रीकांत जी का ट्रेड इस वक्त का फिलहाल। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखिए बाजार की नज़र कल आने वाले नतीजों पर रहेगी। और कल निफ्टी में विप्रो और वायदा बाजार से बात करें तो एंजल वन के नतीजे आएंगे। नतीजों का अनुमान बताने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं आशीष वर्मा और मिताली जैन। आशीष जी से पहले समझते हैं कि विप्रो के नतीजे कैसे रह सकते हैं। बताइए आशीष जी, क्या उम्मीदें हैं आपको? देखिए, 2 दिनों की बोर्ड मीट कल से शुरू हो जाएगी विप्रो की। हालांकि कहा यह जा रहा है, कंपनी के उस रिलीज में अपडेट ये है कि कल ही शाम को बाजार बंद होने के बाद, यानी कि बोर्ड मीट के डे 1 पे नतीजे अपने हाथ में आ जाएंगे। TCS के बाद दूसरी इंपॉर्टेंट IT कंपनी। क्या एक्सपेक्टेड है? कांस्टेंट करेंसी में रेवेन्यू जो तमाम एनालिस्ट देखते हैं 0.5% घटने का अनुमान है तिमाही दर तिमाही। इस कंपनी ने गाइड करा था -1% से +1% का, तो टुवर्ड्स द लोअर एंड उस गाइडेंस बैंड के ये पहुंच रहे होंगे। क्यों? क्योंकि डिटोरिएशन एनवायरनमेंट में है और इनके लिए मैन्युफैक्चरिंग बड़ा इंपॉर्टेंट वर्टिकल है। और इस बार मैन्युफैक्चरिंग को लेकर कुछ कंसर्न्स इस टैरिफ वॉर ट्रेड वॉर के बीच में वैसे ही एमिनेट हो रही हैं। जहां तक मार्जिन्स की बात है, एक्सपेक्टेड है फ्लैट रहेंगे। पिछला क्वार्टर जब आया था Q4 पिछले साल का, Q3 माफ कीजिएगा, 12 क्वार्टर हाइज पे 17.5% पे मार्जिन्स थे। तो उन्हीं के इर्द गिर्द ब्रोकरेजेस कह रही हैं इस बार भी मार्जिन्स होंगे, इसलिए मैंने कहा फ्लैट देखने को मिलेंगे। हाँ, रुपए में जो कमजोरी आ रही है उसका फायदा मिल रहा होगा, पर इनके लिए दिक्कत यह है कि ऑपरेटिंग लेवरेज नहीं नजर आएगा क्योंकि रेवेन्यू डिक्लाइन कर रहे हैं, वो दिक्कत कर देगा, इसीलिए मार्जिन शायद फ्लैट होंगे। विप्रो के लिए इंपॉर्टेंट होता है ये पूरे साल का तो गाइडेंस नहीं देते, अगली तिमाही का गाइडेंस देते हैं। तो इस केस में इस बार Q1 की गाइडेंस दे रहे होंगे और ब्रोकरेजेस डिवाइडेड हैं, इसलिए उसका पोल नहीं, ब्रोकरेजेस के नाम के साथ रख दिया है क्या एक्सपेक्टेड है। नुवामा तो कह रहा है कि -1 से +1%, जैसे Q3 से Q4 के एक्सपेक्टेशन थे, इस बार Q4 से Q1 के एक्सपेक्टेशंस होंगे, पर बाकी सब डिवाइडेड है। नुवामा जैसे यहां पे है, BNP पारिबा तो कह रहा है एक निगेटिव ग्रोथ का क्वार्टर होगा या फिर नो ग्रोथ का क्वार्टर होगा। कोटक कह रहा है 0.5% दबाव से 1.5% के ऊपर कांस्टेंट करेंसी रेवेन्यू ग्रोथ की कंपनी बात कर सकती है। तो एनालिस्ट बहुत बटे हुए हैं जो इसकी गाइडेंस होगी उसके आंकड़ों को लेकर। नजर कहां रहेगी? ध्यान रखिएगा, जिस तरह का मैक्रो डिटोरिएशन हो रहा है एनवायरमेंट में, सबसे इंपॉर्टेंट जो डिस्क्रिशनरी स्पेंड्स होते हैं उसका एनवायरमेंट कैसा है। विप्रो के लिए फाइनेंशियल सर्विसेज एक अहम वर्टिकल है, उसमें डिस्क्रिशनरी का एक्सपोजर विप्रो का काफी ज्यादा है, तो वहां पे हालचाल क्या है। इन्होंने अभी हाल में अपडेट करा था कि 1 अप्रैल से अपने स्ट्रक्चर को रीअलाइन कर रहे हैं, सर्विसेज को रीअलाइन कर रहे हैं। एनालिस्ट जब बैठेंगे मैनेजमेंट के साथ तो सब ये जानना चाहेंगे इसके पीछे का दरअसल रैशनल क्यों है, फिर से क्यों रीजिक करा अपने अपने कारोबार को। और कंसल्टेंसी, डील एग्जीक्यूशन, ये सब वर्टिकल्स, ये सब अपडेट्स इंपॉर्टेंट होंगे।
शुक्रिया आशीष। जैसे कि आशीष कहते कि विशेषज्ञ बटे हुए हैं, बाकी विप्रो जो है अभी भी डटा हुआ है जनाब। लोअर ट्रेजेक्ट्रीज में कोई पुल बैक नहीं। 243.85 ये था नंबर्स विप्रो का अनुमान। एक काम करते हैं, विप्रो पे बात करेंगे, लेकिन उससे पहले मिताली से भी बात करते हैं एक बार। और एंजल वन ये स्किप स्क्रीन पे लेके आइएगा। और ये पूरी की पूरी कैपिटल मार्केट की थीम और डेरिवेटिव्स एक्सपायरी का जाना, वो शायद इस स्टॉक पे इस बार एक प्रभाव छोड़ के जाएगा जब नंबर्स आएंगे। नंबर्स कैसे रहेंगे, मिताली से बात करते हैं। मिताली, क्या एक्सपेक्टेशन एंजल वन से? जी, जैसा कि आपने कहा कि एफएनओ वॉल्यूम्स इस बार स्ट्रिक्टर सेबी के रेगुलेशंस के कारण वॉल्यूम्स पे काफ़ी दबाव पड़ता हुआ नजर आया। तो यहाँ पे मोतीलाल ओसवाल का भी सेम मानना है। उनका कहना है कि इस क्वार्टर में क्योंकि एक तो मार्केट सेंटिमेंट्स भी काफ़ी वीक थे, तो ऑर्डर संख्या जो है वो एंजल वन की काफ़ी कम आई है। और उनका मानना है कि रेवेन्यू में हमें ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 20% का डिक्लाइन देखने को मिल सकता है। पीबीटी में भी -38% का यहाँ पे अनुमान लगाया जा रहा है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। और पैट में -41% की यहाँ पे डी ग्रोथ देखने को मिल सकती है एंजल वन के। 201 करोड़ के आसपास का पैट का फिगर मोतीलाल ओसवाल ने जताया है। जो कंसर्न्स उन्होंने हाईलाइट किए हैं उस पर नजर डाले तो ऑर्डर फ्लो इस क्वार्टर में काफी वीक रहा, जिसका मेजर रीजन है म्यूटेड मार्केट सेंटिमेंट्स और रिटेल इन्वेस्टर्स का पार्टिसिपेशन भी कम रहना। साथ ही कस्टमर एक्विजिशन का पेस जो है वो भी स्लो रहा, जो कि इनके जनवरी 2025 और फरवरी 2025 के आंकड़ों से काफी साफ नजर आ रहा है। हालांकि ओपेक्स की बात करें तो वो इस बार थोड़ा कम देखने को मिला है, क्योंकि एक्विजिशंस भी काफी कम हुए, तो वो ऑफसेट करता हुआ नजर आएगा यहाँ पे। लेकिन ओवरऑल अगर बात करें तो डेली ऑर्डर रन रेट में स्लो डाउन है और एफएनओ रेगुलेशंस के चेंजेस की वजह से यहाँ पे रेवेन्यू पर नेगेटिव असर पड़ने के पूरे चांसेस है, ऐसा मोतीलाल ओसवाल का कहना है। बिल्कुल, तो मोतीलाल ओसवाल रेवेन्यू को लेकर थोड़े नकारात्मक होते हुए नजर आ रहे हैं फिलहाल। लेकिन जिस तरीके से कैपिटल मार्केट स्टॉक्स में हमें तेजी देखने को मिल रही है, मयूरेश जी, एंजल वन हो गया, कैम्स देख लीजिए, बीएससी, सीडीएसएल, ये पसंदीदा स्पेस तो बन रहा है कहीं ना कहीं ट्रेडर्स और इन्वेस्टर्स का। इस स्पेस में आपकी पसंद क्या है? तो श्रेया जी, मुझे लगता है जो एसेट मैनेजर्स हैं ये थोड़े फोकस में रहने चाहिए। ऑब्वियसली आई थिंक एक्सचेंजेस शुड कंटिन्यू डूइंग वेल, क्योंकि जैसे पेनिट्रेशन बढ़ेगा डीमैट खातों का, जैसे ट्रेडिंग वॉल्यूम्स नॉर्मलाइज होंगी आगे जाते वक्त भी, तो प्लेटफॉर्म शुड बी देयर। बट जो एसेट मैनेजर्स हैं, एचडीएफसी एएमसी एज एन एग्जांपल, आनंद राठी वेल्थ एज एन एग्जांपल, यूटीआई एसेट मैनेजमेंट एज एन एग्जांपल, दे आर मैनेजिंग ह्यूज पूल्स ऑफ मनी। और कहीं ना कहीं आई थिंक जो एक ओनरशिप है इक्विटी की हाउस होल्ड सेविंग्स में इज जस्ट अराउंड 5.5%, जो काफी लोअर है ग्लोबल एवरेजेस से। तो दो चीजें आई थिंक फॉर एसेट मैनेजमेंट कंपनीज लाइक एन एचडीएफसी और यूटीआई एएमसी, जो इंक्रीमेंटल बेनिफिट हो सकते हैं इन टर्म्स ऑफ इक्विटी स्कीम, सिप्स हो, डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स हो, लमसम हो, डेट इंस्ट्रूमेंट्स हो, यहाँ पे आई थिंक अच्छा खासा इजाफा देखा जा सकता है। लार्ज पार्ट ऑफ द बिजनेस मॉडल इज नाउ वेल डाइजेस्टेड। इसका मतलब यही हुआ कि अच्छे खासे ऑपरेशनल एफिशिएंसी इनके बिजनेस में आ चुकी है, और जैसे वॉल्यूम्स बढ़ेंगे वो डायरेक्टली आई थिंक बॉटम लाइन पे फ्लो आउट होंगी विद मार्जिन एक्सपेंशन एज वेल। सिमिलरली आई थिंक एसेट मैनेजर्स के लिए जो कोर पोर्टफोलियो मैनेज करते हैं, आनंद राठी वेल्थ जैसे एग्जाम्पल और नोवामा वेल्थ जैसे एग्जाम्पल्स हुए, द नंबर ऑफ एचएनआई अल्ट्रा एचएनआई हाउस होल्ड आर एक्सपेक्टेड टू डबल इन द नेक्स्ट 5 years। अगर ये होता है तो उनको जो एक एक्सपर्टीज लगेगी इन टर्म्स ऑफ देयर मल्टी एसेट डिस्क्रिशनरी एडवाइस, ये शायद ये प्लेयर्स प्रोवाइड करते हैं। एंड देयर इज अ ह्यूज स्कोप ऑफ ग्रोथ इन टर्म्स ऑफ द बिजनेस मॉडल दैट दे आर ऑपरेटिंग आउट ऑफ। इसलिए मुझे लगता है एसेट मैनेजर श्रेया जी थोड़े फोकस में रहेंगे एज फार एज द कैपिटल मार्केट स्पेसेस। एसेट मैनेजर्स कंपनीज फोकस में रहेंगे, वो फिलहाल आप अपने रडार पर रख सकते हैं। चलिए अब इसी के साथ चार का चौका की शुरुआत करते हैं। हम सस्ता ऑप्शन लेंगे सोनी पटनायक जी से, एफएनओ सुपरस्टार के लिए रचना वैद्य जी के पास जाएंगे, चार्ट का चमत्कार मानस जायसवाल जी से समझेंगे, साथ ही मिड कैप फंडा मयूरेश जोशी जी देंगे हमें। बताइए सोनी जी, आपका सस्ता ऑप्शन? श्रेया जी, यहाँ पे सस्ता ऑप्शन में रेकमेंड करना चाहती हूँ केईआई इंडस्ट्रीज में 2800 कॉल ऑप्शन अप्रैल सीरीज की 40 और 39 इस रेंज पे बाय कर सकते हैं। स्टॉप लॉस यहाँ पे रहेगा 25 का। पहला टारगेट है 60, सस्टेन करता है, उसके ऊपर दूसरा टारगेट रहेगा 75। आज काफी टाइम के बाद केईआई में एक रिवर्सल नजर आया है और पुट राइटिंग काफी एग्रेसिवली हो रही है, बेस यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बढ़ रहा है। बट इंटरेस्टिंग है कि ऑप्शन चेन में आप देखेंगे सारे कॉल ऑप्शंस में आज ओपन इंटरेस्ट अनवाइंड हो रहे हैं, विक्स गिर रहा है, यहाँ पे आईवीज लेस है, राइटर्स एग्जिट हो रहे हैं पोजीशन। सो हमें लगता है कि फ्यूचर्स हो या स्टॉक यहाँ पे से 2850 लेवल्स और 2900 लेवल्स को एक बार टेस्ट कर सकता है। सो यहाँ पे आप 2800 कॉल ऑप्शन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ओके, ये हो गई कि इंडस्ट्री 2718 पे ये स्ट्राइक। अब चलते हैं, अगला ट्रेड पिक करते हैं।
के इंडस्ट्रीज करीब 42 रुपये पे इसी कॉल ट्रेड कर रही है। 60 से लेके करीब करीब 75 रुपये का लक्ष्य है यहाँ पर। रचना जी के पास चलते हैं, फिर सुपरस्टार के लिए। रचना जी क्या पिक कर रही हैं आप? जी, एफएनओ सुपरस्टार के लिए मैं डिलीवरी के फ्यूचर्स पिक करना चाहूंगी, जो फिलहाल 259 के करीब ट्रेड कर रहे फ्यूचर्स पे। और अगर यहाँ पे 256 का लेवल होल्ड करता है तो अपसाइड भी इसका टारगेट हो सकता है, इमीडिएट टारगेट हो सकता है 262 तक, एंड 2-3 दिन अगर होल्ड करें तो 267 268 भी दिख सकता है। जी पसंद आ रहा है रचना जी को। अब चार्ट का चमत्कार मानस जी से लेते हैं। मानस जी बताइए आपका चार्ट का चमत्कार। चार्ट के चमत्कार के लिए पीएफसी पे खरीदारी करने की राय रहेगी। आरईसी पीएफसी दोनों चार्ट्स पे अच्छे लगते हैं, बट पीएफसी ने अपने 100 डे मूविंग एवरेज को ब्रेक किया है, तो पीएफसी में करंट लेवल्स पे खरीदारी करने की राय रहेगी। 417 रुपए के स्टॉप लॉस लगाएंगे। 440 तक के टारगेट्स पॉसिबल है, ये कैश लेवल्स है। अगर चाहें तो 430 वाला कॉल ऑप्शन ले सकते हैं। 8 रुपए के आसपास ये ऑप्शन 430 का कॉल ऑप्शन ट्रेड हो रहा है। इसमें आपको 5 रुपए 90 पैसे का स्टॉप लॉस लगाना है और 12 रुपए के टारगेट सेट करने हैं। ओके, पीएफसी ये 430 की स्ट्राइक की कॉल ऑप्शन भी आपके पास विकल्प हैं। चलिए 3 ट्रेड्स पूरे हो गए, अब चलते हैं एक कॉल के ऊपर, वो है मिड कैप फंडा। मयूरेश जी, मिड कैप फंडा क्या पिक कर रहे हैं आप? आवास फाइनेंशियल्स आई थिंक थोड़ा पुल बैक अच्छा खासा मिला है, बट रिलेटिव स्ट्रेंथ अभी भी आई थिंक बरकरार है। और हमें लगता है आई थिंक जो ईएम ग्रोथ है आवास की, ये काफी अच्छी रही है पिछले कई महीनों तक, पिछले कई तिमाहियों तक। अगेन आई थिंक जो इनका कोर बिजनेस है, यहाँ पे जो ग्रोथ है ये सिग्निफिकेंट रह सकती है। पहले जो एक एक्सपोजर था 2 ही स्टेट्स में, आई थिंक दैट इज नाउ प्रॉब्ली इंक्रीजिंग एज वी स्पीक एवरी पासिंग क्वार्टर। और इसके आई थिंक एक जो परिणाम है वो सीधे आई थिंक अर्निंग्स पे दिख रहे हैं। लास्ट बट नॉट लीस्ट आई थिंक जो एसेट क्वालिटी है इसमें सुधार देखने मिला है। मैनेजमेंट इज वेरी वेरी होपफुल कि यहाँ से भी आई थिंक एक अच्छा खासा ट्रैक्शन दिखा जा सकता है एसेट क्वालिटी में। द प्रेशर्स विल कम ऑफ इवन मोर इन द कमिंग फ्यू क्वार्टर्स। और जो कैपिटल एडिकेसी है, स्पेसिफिकली टियर 1 रेशियो, ये बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, जिसका मतलब जो बैलेंस शीट ग्रोथ हो सकती है क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो के हिसाब से, ये काफी स्ट्रांग रह सकती है आवास के लिए। कॉस्ट टू इनकम रेशियोज आर एक्सपेक्टेड टू dwindle लोअर, और इसलिए रिटर्न रेशियो स्पेसिफिकली आरओईज में एक सिग्निफिकेंट एक्सपेंशन देखने मिल सकता है। तो ये स्टॉक कंसोलिडेट हो रहे हैं पिछले कुछ दिनों में, बट मुझे लगता है नतीजा आई थिंक ठीक ठाक ही रहने चाहिए एंड शुड शो एन इंक्रीजिंग ट्रेंड जो स्टॉक को शायद फेवर करे। आपके वॉच पे ओके, आवास फाइनेंशियल्स 2005 पे आपका कॉल है। मैं चारों ट्रेड्स यहाँ पे स्कीम पे देता हूँ। के इंडस्ट्री सोनी पटनायक जी का पहला ट्रेड था, सस्ता ऑप्शन में, और यहाँ पे इसकी स्ट्राइक 2800 के आपने पिक किया। 60-75 का लक्ष्य है, 25 का स्टॉप लॉस है। या फिर सुपरस्टार रचना जी ने पिक किया, इनका ट्रेड रहा डिलीवरी फ्यूचर्स 262 268 के लक्ष्य के लिए, 256 का स्टॉप लॉस। मानस ने 4 का चमत्कार पिक किया, ये था पीएफसी फ्यूचर्स 440 का लक्ष्य, 425 का स्टॉप लॉस, माफ कीजिएगा 440 का लक्ष्य, 425 पे सीएमपी, 417 का स्टॉप लॉस। और मयूरेश जी ने अभी भी आवास फाइनेंशियल्स को पिक किया। निफ्टी कुछ शेप ये ले रहा है जनाब कि इस वक्त नॉट एग्जैक्टली डे है, बट स्टिल 23,300 के ऊपर, वेल इन कमांडिंग पोजीशन, बट 100 और 200 डेमा वर्किंग एज आई थिंक सप्लाई जोन। बट क्लियर कट स्ट्रेंथ कहाँ पर है? अब मैं आता हूँ जरा सेक्टर्स को थोड़ा सा यहाँ पे रोटेट करते हैं। आते हैं पहले किन किन सेक्टर्स पे, इंडस्ट्रीज ग्रुप के बाद आते हैं सेक्टर्स पे कूदना शुरू करते हैं। ऑटोमोबाइल्स टॉप गेनर मदरसन, सोना कॉमस्टार, उसके बाद लॉन्ग बिल्डअप एक्सिस बैंक, यूनियन बैंक विद इन बैंकिंग। कैपिटल गुड्स में सुप्रीम इंडस्ट्रीज, टीटागढ़ वैगन। सीमेंट्स में रैमको और श्री सीमेंट, ये 2 स्टॉक्स सबसे स्ट्रॉन्ग ओआई लेके जा रहे हैं। लेट्स ब्रिंग रैमको। जतिन, रैमको पे आपका टेक क्या है? आई मीन 970 डे हाई पर राउंडिंग बॉटम का ब्रेकआउट, या इसे आप एक क्लासिकल कप एंड हैंडल फॉर्मेशन बोल सकते हैं। ये रैमको 1003-1020 की ट्रैजेक्टरी के लिए प्रिपेयर कर रहा है क्या जतिन अपने आप को, जो कि इसका दिसंबर का स्विंग हाई जोन भी था? देखिए, ओवरऑल सीमेंट स्पेस और इन पर्टिकुलर रैमको सीमेंट पे हमारा व्यू पॉजिटिव है। हमें लगता है कि अगर जो डेली चार्ट्स पे देखें तो पिछले 4-5 ट्रेडिंग सेशन से कंसोलिडेट कर रहा था, और अभी आज के ट्रेडिंग सेशन में वीकली कैंडल के ऊपर ब्रेकआउट दिया है, तो डेफिनेटली एक प्राइस वॉल्यूम ब्रेकआउट है। तो अपसाइड में जो इनिशियल साइकोलॉजिकल लेवल है वो 1000 का है, लेकिन उसके पार भी अगर जो चलता है तो 1020 तक डेफिनेटली अपमूव देखने को मिल सकता है। स्टॉप लॉस या तो फिर सपोर्ट लेवल की बात करूं, 945 का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है।
रैमको सीमेंस पे ये रहा है फिलहाल 970 के लेवल पर कर रहा है ट्रेड। डे हाई अच्छी स्ट्रेंथ देखने को मिल रही है इस पर्टिकुलर काउंटर में। इनफैक्ट कुछ और काउंटर्स की बात करते हैं, स्पेस की बात करते हैं जहाँ पे शानदार तेजी आज के सत्र में भी देखने को मिल रही है। डिफेंस शेयर देखिए आप, BEL डे हाई के आसपास पहुँचता हुआ। मजगांव डॉक देखिए 10% की तेजी आज इंट्राडे में इस पर्टिकुलर काउंटर में हमें देखने को मिल रही है। इनफैक्ट आप देख लीजिए BDL जैसे स्टॉक्स में, कोटन शिपयार्ड, गार्डन रीच सभी में तेजी अच्छी खासी देखने को मिल रही है। मजगांव डॉक 10% के करीब इसमें आज उछाल देखने को मिल रहा है। क्या लग रहा है आपको मानस जी, जिनके पास मजगांव डॉक है वो फिलहाल होल्ड करके चलें, आगे की स्ट्रैटेजी इस पर्टिकुलर काउंटर में क्या अपनाएं? देखिए मजगांव डॉक में अगर हम मीडियम टर्म की बात करें तो यहाँ पर एक रेजिस्टेंस है 2800 रुपए के आसपास। पिछले करीब 8 मंथ से देखें तो 2800 पे रेजिस्टेंस है और 2000 पे सपोर्ट है। लेकिन जब शॉर्ट टर्म चार्ट देखते हैं और आज के पैटर्न्स देखते हैं तो उसको देख के लगता है कि एटलीस्ट वो जो 2800 का रेजिस्टेंस है एक बार स्टॉक्स को टेस्ट कर सकता है। इसलिए अगर ट्रेड लेना होगा शॉर्ट टर्म के लिए तो खरीदारी करनी चाहिए। करंट लेवल्स पे खरीदारी करिए, स्टॉप लॉस लगाइए 2574 के नीचे और आपके टारगेट रहेंगे 2800 रुपए के। 2800 का टारगेट एक्सपेक्ट कर सकते हैं शॉर्ट टर्म के लिहाज से। करंट मार्केट प्राइस पे आप खरीदारी कर सकते हैं मजगांव डॉक में। फिलहाल ये सलाह आपके लिए आती हुई। एक और स्टॉक की बात करते हैं, दिव्यानी इंटरनेशनल। देखिए इसमें भी अच्छी खासी तेजी आज के सत्र में हमें देखने को मिल रही है। लगभग 5% करीब उछलकर 163 के लेवल पर कर रहा है कारोबार। लेकिन सवाल ये कि तेजी के क्या बड़े कारण हैं, ये समझते हैं कंचन से। कंचन बताइए, दिव्यानी इंटरनेशनल क्यों आज के सत्र में दौड़ा है? जी डेफिनेटली ब्रोकरेज का यहाँ पे स्टांस आ गया है। कोटक जहाँ पे इन्होंने पहले ऐड की रेटिंग दी थी और टारगेट प्राइस दिया था 175 का, उसको रिवाइज करके 190 का कर दिया है और खरीदारी की राय दे दी है। उन्होंने बोला कुछ मेजर पॉइंटर्स हाईलाइट किए हैं जो कि मैं आपके सामने पेश कर देती हूँ। फिस्कल ईयर 26 के आउटलुक की बात करी जाए तो उन्होंने बोला ये साल बहुत ज्यादा हमें शानदार देखने को मिल सकता है। सेम स्टोर सेल ग्रोथ की भी बात करी जाए तो वहां पे भी अच्छी खासी ग्रोथ देखने को मिल सकती है। और ये जो ग्रोथ है उसके पीछे का जो सबसे बड़ा कारण है वो है लोअर बेस, यानी कि लो बेस का सीधा सीधा फायदा हमें सेम स्टोर सेल ग्रोथ में आता हुआ दिखाई देगा। इनफैक्ट जो डिमांड है उसमें भी हमें एक ग्रेजुअल रिकवरी आती हुई दिखाई देगी। एग्जीक्यूशन ऑपरेशन भी काफी ज्यादा इंप्रूव होते हुए दिखाई दे रहे हैं। यही नहीं बल्कि अगर KFC के मार्केट की बात करी जाए तो इंडिया में अच्छा खासा इसका मार्केट है, लेकिन वो अभी भी अंडर पेनिट्रेट है, यानी कि इस टाइम पे जो हेडरूम है वो काफी ज्यादा है, जिससे जो ग्रोथ के चांसेस हैं वो और भी ज्यादा बढ़ सकते हैं। इनके जो बाकी के ब्रांड्स हैं जैसे कि RJ Corp, वो भी इस टाइम पे अच्छा खासा अपना पोर्टफोलियो जो है एक्सपैंड कर रहा है। कंपनी इस टाइम पे काफी ज्यादा हो सकता है कि और भी ज्यादा एक्विजिशन करे, जिससे कि जो वैल्यू क्रिएशन है कंपनी की वो और भी ज्यादा बढ़ती हुई दिखाई देगी। अब देखिए यहाँ पे 26 एनालिस्ट ने अपनी राय रखी थी, जिसमें से अप्रोक्सीमेटली 19 एनालिस्ट ऐसे हैं जिन्होंने खरीदारी की राय दी है, 2 एनालिस्ट ऐसे हैं जिन्होंने होल्ड की राय दी है और केवल 5 एनालिस्ट ऐसे हैं जिन्होंने यहाँ पे बिकवाली की राय दी है। और इससे पहले भी काफी सारी ब्रोकरेज ने अपना स्टांस रखा था जहां पे उनको दिव्यानी इंटरनेशनल पसंद आ रहा था। शुक्रिया कंचन दिव्यानी पर ये एनालिसिस प्रस्तुत करने के लिए। इस बीच एक काम करते हैं, अब बिग मार्केट वॉइसेस की कड़ी में आज का डिस्कशन शुरू करते हैं। हमारे साथ श्री संजय सिन्हा, फाउंडर साइट्रस एडवाइजर्स की जुड़ चुके हैं। संजय जी नमस्कार, कार्यक्रम में स्वागत है। और ये जो लास्ट 2 हफ्तों का हॉरर शो रहा स्पॉन्सर्ड बाय मिस्टर ट्रंप, फिर उसके बाद उसमें से लास्ट 4-5 सेशंस में उनका डैमेज कंट्रोल, रोल बैक, जो वर्स्ट पार्ट था टैरिफ का अप्लाई होना, उसके बाद रोल बैक, क्या वो एक बार के लिए हम देख चुके हैं? और जिस प्रकार से बॉन्ड मार्केट्स ने यूएस में बिहेव किया था, क्या वो फियर फैक्टर ही इसका बड़ा कारण बना रोल बैक का? तो वीरेंद्र जी, ये बात सही है कि जो सिग्नल बॉन्ड मार्केट से आया वो बहुत ही डरावना था और मेरे ख्याल से वो सबसे बड़ी प्रेरणा रही होगी इस टैरिफ को पॉज कर देने के लिए 90 दिनों के लिए। और अब जो रिपोर्ट्स आ रहे हैं जैसे कि टैरिफ में रियायत दी जाएगी सेमीकंडक्टर्स, फोन्स को, आज मीडिया में ये भी चर्चा है कि ऑटोमोबाइल को भी इसमें कुछ राहत दी जाएगी। तो मुझे लगता है कि जब तक ये 90 दिन का समय पूरा होगा तो बहुत ज्यादा रैशनैलिटी आ जाएगा एक्चुअल टैरिफ के रोल आउट पे। और जिस तरह का भयानक रूप हम लोगों ने टैरिफ का देखा 3 अप्रैल को, उससे कुछ भी मिलता जुलता रूप हमें 90 दिन के बाद नहीं दिखने वाला। तो ये आपने बात सही कही कि जो वर्स्ट था टैरिफ का इम्पैक्ट वो अब हमारे पीछे है। अब हमें ये देखना है कि जो आगे के 3 महीने हैं
उनमें किस तरह से डील बनती हैं और किस तरह से इकोनॉमिक फैक्टर्स काम आते हैं, और भारत उस सिचुएशन में किस किस पहलू पर पहल पा पाता है और कहाँ बाकी देशों से हम आगे निकल सकते हैं, ये हमारे ख्याल से एक बहुत बड़ी फैक्टर रहेगी आगे की व्यू रचना बनाने में। ओके अच्छा सर, संजय जी, हम सब ये बात मान रहे थे कि भाई आईटी में थोड़ा पेन है या फिर बाजार थोड़ा सा नंबर से पहले सतर्क रहेगा, बट सडनली जिस प्रकार का प्राइस डैमेज कंसिडरिंग दिस टैरिफ वॉर और टैरिफ के चलते यूएस में इन्फ्लेशन बढ़ने का जो खतरा था, उसने इस प्राइस डैमेज को काफ़ी ज़्यादा डिवाइड कर दिया। वो प्राइस डैमेज काफ़ी सिवियर हुआ ना। जिस प्रकार के टीसीएस के नंबर्स थे, आपको लग क्या रहा है, क्या इस प्राइस पे आईटी को नॉट लाइक अ ट्रेडर बट लाइक अ इन्वेस्टर, बट एज अ इन्वेस्टर क्या अप्रोच करना चाहिए, एंड स्पेशली लार्ज कैप आईटी? तो देखिए, तीन चीजें हैं जो साथ ही साथ हो गए। एक तो जो आपने कहा कि टैरिफ इम्पोज होने के कारण अमेरिका में रिसेशन आने की संभावना बहुत ज्यादा है, और रिसेशन आए ना आए वीरेंद्र जी, कम से कम डिसीजन मेकिंग में अनसर्टेनिटी तो जरूर आ गया है। और अगर आपने देखा होगा टीसीएस के रिजल्ट के साथ जो उनके स्टेटमेंट्स आए, उसमें भी वो यही कह रहे हैं कि जो डिसीजन मेकिंग का प्रोसेस है वो कुछ समय के लिए डिरेल हो गया है। वो उम्मीद कर रहे हैं कि कुछ महीनों के बाद वो दोबारा स्थायी रूप पर चला आएगा। लेकिन ये जो समय गुजर रहा है जहां पर कि कोई क्लियर कट डिसीजन अमेरिकन कॉर्पोरेट्स नहीं ले पा रहे हैं, तो वो उसने तो एक असमंजस की स्थिति पैदा कर दी है। दूसरा, जो इलॉन मस्क और उनकी टीम जो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर को कम करने के पीछे लगी हुई है, और उनका जो मिशन है कि वो साल भर में $1 ट्रिलियन से कम कर देंगे सरकार की खर्च, इसका भी एक असर पड़ेगा आईटी सेक्टर पे। और मेरे ख्याल से एक्सेंचर के स्टेटमेंट में भी इस बात की तरफ इशारा किया गया था। तो मेरे ख्याल से ये दूसरा फैक्टर है जो कि एक हेडविंड माना जा सकता है इस सेक्टर के लिए। तीसरी बात जो मुझे लगता है कि ब्रॉडर इंडियन मार्केट के सेक्टोरल कॉम्पोजिशन से संबंधित है, वो ये कि आईटी के स्टॉक्स बहुत सस्ते तो नहीं रहे, और अगर आप उनकी पिछले साल भर की ग्रोथ देखें तो ये भी कोई ऐसा सुपर नॉर्मल ग्रोथ है नहीं है। उनके जो पीछे के 5-6 साल की जो ग्रोथ है उसके कंपैरिजन में अब ग्रोथ काफी कम हो गई है। तो अगर ये ग्रोथ ठहराव की तरफ जा रही है तो क्या हमें उनको इतनी ज्यादा वैल्यूएशन देनी चाहिए, ये एक सवाल उठता है। तो इसी के लिए मुझे लगता है आज के लेवल पे आईटी जो है डिफेंसिव स्टॉक सेक्टर की तरह उभर के जरूर आपके पोर्टफोलियो में रह सकता है, ग्रोथ सेक्टर के रूप में उसको आप नहीं ट्रीट कर पाएंगे। संजय जी, गुड आफ्टरनून। श्रेया बात कर रही हूँ मैं। आईटी सेक्टर पे अपनी आपने राय दी, लेकिन आज स्पेशली देखिए बैंक निफ्टी ने आउट परफॉर्म किया है निफ्टी को। जिस तरीके से रैली हमने इस पर्टिकुलर इंडेक्स में देखी, साथ ही बैंकिंग स्टॉक्स देख लीजिए आप, एक्सिस बैंक, आईसीआईसीआई, एचडीएफसी, सभी में अच्छी तेज़ी देखने को मिल रही है। तो ये जो आरबीआई की तरफ से रेट कट हुआ वो कहीं ना कहीं टैरिफ वॉर में दबसा गया था, क्या वो अब फोकस में आए हैं, इसलिए रैली हमें देखने को मिल रही है? अगर ये मार्केट में जो रौनक आज के सत्र में है और पिछले 2 ट्रेडिंग सेशन में है, अगर वो परसिस्ट करती है तो क्या एक बैंकिंग फाइनेंशियल एक सेक्टर होगा जो उसको लीड करेगा? आपकी राय? श्रेया जी, देखिए उसमें जो मेरे ख्याल से जो मेन फैक्टर काम कर रहा है वो है सेक्टर रोटेशन का। आज अगर आपको भारत में पैसा लगाना है तो आप ऐसे सेक्टर्स में जाएंगे जो कि इंसुलेटेड हैं टैरिफ के इम्पैक्ट से, जो इंसुलेटेड हैं ग्लोबल ट्रेड के इम्पैक्ट से। उसमें अगर आप देखेंगे तो नंबर वन सेक्टर अगर कोई उभर के आता है तो वो है बैंकिंग। तो मेरे ख्याल से ये उसका रिफ्लेक्शन ज्यादा है, ना कि आरबीआई के रेट कट के डिसीजन का डिलेड रिएक्शन। इनफैक्ट अगर आप आरबीआई की रेट कट का परिणाम देखें तो आपने आज भी देखा होगा बहुत सारे मीडिया रिपोर्ट्स, बैंक्स ने अपनी लेंडिंग रेट कम करनी शुरू कर दी। अगर ये बात पूरे सेक्टर में इमीडिएटली परवेड करता है, सब बैंक्स अपनी लेंडिंग रेट्स कम करने शुरू कर देंगे, तो नेट इंटरेस्ट मार्जिन जो है वो डेफिनेटली कम होगा। लेकिन मेरा अपना भी मानना है कि जिस तरह से क्रेडिट ग्रोथ है, इसके बावजूद नेट इंटरेस्ट इनकम बढ़ेगा, लेकिन नियर टर्म में हो सकता है कुछ इम्पैक्ट हो। तो मेरे ख्याल से ये सेक्टर रोटेशन से जो लिक्विडिटी अब फ्लो कर रहा है बैंकिंग सेक्टर में, उसका ज्यादा बड़ा रिफ्लेक्शन है आज की तेजी जो हम देख रहे हैं। और जैसा कि आपका सवाल का दूसरा हिस्सा था कि क्या आगे जाकर भी ये सेक्टर आउट परफॉर्म करेगा,
मेरे ख्याल से अगर आप मेजर सेक्टर्स में देखेंगे तो बैंकिंग एक ऐसा सेक्टर है कि जो मार्केट को आउट परफॉर्म कर सकता है। ठीक है। संजय जी, एक और सवाल मेरा दूसरे स्पेस से लेकर है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड मैन्युफैक्चरिंग। ये स्पेस भी काफ़ी फोकस मेरा पिछले दिनों में भी, आज देखिए थोड़ी नरमी ही सही चाइना को दिखाई डोनाल्ड ट्रम्प ने, तो आज भी स्टॉक्स भागे हैं। डिक्सन टेक, केन्स टेक्नोलॉजी, सभी में अच्छी खासी तेज़ी देखने को मिल रही है। इस स्पेस को लेकर क्या राय है आपकी? क्या आपने एक्सपोजर बढ़ाया है? देखिए, इस स्पेस में तो डेफिनेटली अट्रैक्शन है और निवेश करने का केस बनता है। जो एक नेगेटिव फैक्टर है इस सेक्टर का, वो ये है कि इनके स्टॉक्स जो हैं उनकी वैल्यूएशंस काफी ज्यादा है, और हमने जो जनवरी के बाद की फिनोमेना देखी कि बाजार अब एक्सपेंसिव स्टॉक्स में पैसे डालने से कतराता है। तो हो सकता है कि स्मार्ट मनी इन सेक्टर्स में ज्यादा घुस रहा हो और जो रिटेल इन्वेस्टर है वो इससे पीछे रह जाए। लेकिन अगर आप थोड़ी सी लंबे समय की व्यू लेंगे, 3 साल की व्यू लेंगे, तो मेरे ख्याल से जिस तरह से एक फुटिंग इस सेक्टर ने बनाया है भारत की मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में, एक अच्छी फुटिंग बन गई है। बहुत सारी कंपनी जिसका आपने नाम भी लिया, उनकी कैपेसिटी एक्सपेंशन हो रही है, वो डाइवर्सिफाई कर रहे हैं इनटू सम ऑफ द अदर प्रोडक्ट्स आल्सो। तो मेरे ख्याल से ये हाई रिस्क बट हाई रिवॉर्ड का एक सेक्टर है जहां जिसको आप इग्नोर ना करें, इस पर ध्यान जरूर दें। अच्छा संजय जी, जब रेट कट्स हो रहे हैं और आपको एक ऐसा एनवायरनमेंट मिल चुका है जब आप और रेट कट्स की उम्मीद कर रहे हैं, रियल एस्टेट पर आपका व्यू क्या है? प्राइस एक्शन बहुत स्ट्रांग है और मोर देन आई थिंक रियल एस्टेट, लुक एट HFCs, द वे LIC हाउसिंग फाइनेंस, PNB हाउसिंग फाइनेंस रिएक्ट कर रहे हैं। अब हमारे पास HDFC तो है नहीं जिससे हमें एक लीडर से कोई सेंस मिल जाए, बट HFCs आर डूइंग वेल। रियल एस्टेट, HFCs और रियल एस्टेट एंसिलरी, तीनों पर ऐसे रेट कट एनवायरनमेंट में आपका व्यू क्या है इस वक्त? तो रियल एस्टेट को भी विनल जी 2 भाग में बांट दीजिए, एक प्रीमियम रियल एस्टेट और एक मास रियल एस्टेट। मेरे ख्याल से जो बाजार की गिरावट हुई है और जो अनसर्टेनिटी का माहौल पैदा हुआ है, उससे जो प्रीमियम रियल एस्टेट है उसमें कुछ समय के लिए मेरे ख्याल से डिमांड में ठहराव आएगा। डिक्लाइन होगा जरूरी नहीं है, लेकिन इंक्रीमेंटल डिमांड में ठहराव आएगा। जो मास कैटेगरी की रियल एस्टेट है, जिसमें कि मैं सिर्फ अफोर्डेबल हाउसिंग को नहीं मानता, मैं मानता हूं कि जो 1 से 3 करोड़ के बीच के भी घर हैं उनको भी इसी कैटेगरी में अगर मैं मानूं, तो यहाँ पर जो इनकम लेवल्स की ग्रोथ है, साथ ही साथ इंटरेस्ट रेट के कटने के कारण जो बोरोइंग रेट ऑन हाउसिंग लोन उसमें जो प्रोत्साहन है, इन सब का मिला जुला असर ये रहेगा कि इस सेक्टर में हमको ग्रोथ दिखेगा। और हम सभी जानते हैं कि हाउसिंग एक बड़े टिकट की आइटम है। बैंकिंग, खास करके पब्लिक सेक्टर बैंक की जो लेंडिंग नॉर्म्स हैं वो बड़े स्ट्रिक्ट होते हैं। प्राइवेट सेक्टर बैंक्स भी बहुत सारे कंडीशंस लगाते हैं। तो उस केस में जो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल सेक्टर है, खास करके हाउसिंग फाइनेंस सेक्टर का, उसका रोल इसमें काफी अच्छा रहेगा। तो ये जो 2 सेगमेंट्स हैं जहां पर कि आई वुड से अदर देन प्रीमियम हाउसिंग और जो हाउसिंग फाइनेंस का जो सेगमेंट है, वो मेरे ख्याल से इससे अफेक्टेड नहीं रहेगा। इनफैक्ट इंटरेस्ट रेट अगर घटा है तो उससे उसको फायदा ही होगा। और रही बात एंसिलरीज की, जो हाउसिंग को सप्लाई करते हैं, तो उसमें भी अगर आप देखें तो जो टाइल्स, सिरामिक्स वगैरह की जो कंपनीज है, उनका तो काफी दिनों से कोई खास अच्छा स्टॉक प्राइस प्रदर्शन रहा नहीं। लेकिन जो इलेक्ट्रिकल सेगमेंट है, जिसमें वायर्स एंड केबल्स और इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस का जो सेक्टर है, मेरे ख्याल से यहाँ पर डिमांड है और रहेगा भी। तो इस तरह से मैं आप संक्षेप में अगर आप पूछे वीरू जी, तो मैं आपको यही ओपिनियन दे पाऊंगा हाउसिंग के बारे में। हाँ, नहीं, बहुत अच्छे से आपने डिस्क्राइब किया। अच्छा संजय जी, हर आदमी अपने ट्रेडिंग पोर्टफोलियो में और इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो में कमोडिटीज़ को रखता है, उसका एक अंश होता है। और एक और चीज़, अभी वो स्पेस ग्लोबली लिंक्ड भी है, दैट्स मेटल्स और कुछ हद तक फार्मा और केमिकल्स, स्पेशली केमिकल्स। आपको लगता है कि अगर ग्लोबली एसोसिएटेड स्पेस पे अगर आपको जाना है, कमोडिटीज़ में आपको जाना है, केमिकल्स क्या सेफेस्ट ब्रांच है इस वक्त? मेरे ख्याल से अगर आप देखेंगे तो
फेरस नॉन फेरस मेटल के कंपैरिजन में अगर आप केमिकल को आंक रहे हैं तो देखिए यूएस भले ही चाइना को बहुत सारी रियायत दे, लेकिन वो बिल्कुल टैरिफ को बैक टू स्क्वायर वन तो नहीं करेगा। और जब टैरिफ का डिसएडवांटेज चाइना के साथ रहेगा तो उसका डायरेक्ट बेनिफिट हमारे ख्याल से इंडिया के केमिकल कंपनीज को मिलेगा। साथ ही साथ मैं ये भी बता दूं कि जो कुछ बड़ी बड़ी इंडिया की जो केमिकल कंपनीज हैं वो काफी बड़े स्केल पे कैपेसिटी भी एक्सपैंड कर रही हैं, और हम लोग अब तक देख रहे थे कि उस कैपेसिटी एक्सपेंशन का उन पर पॉजिटिव असर नहीं पड़ रहा था, लेकिन अब हमको लगता है कि ये जो टाइमिंग ऑफ द कैपेसिटी एक्सपेंशन जो है वो उनके फेवर में रहेगा, और दोनों का मिला जुला असर जो है वो इंडियन केमिकल कंपनीज के लिए अच्छा रहेगा। जी, आखिरी प्रश्न मेरी तरफ से होगा आपके लिए। स्काईमेट ने मॉनसून को लेकर जो फॉरकास्ट किया है वो अच्छा किया है, ऐसे में कंजप्शन एफएमसीजी स्पेस आपको कैसे लग रहे हैं, और इस पे आपका आउटलुक जानना चाहूंगे। तो देखिए, जो कंज्यूमर स्टेपल जो इसको कन्वेंशनली हम एफएमसीजी मानते आए हैं, मेरे ख्याल से इस सेक्टर में बहुत ज्यादा ग्रोथ की संभावना नहीं है, और इनके वैल्यूएशंस को भी अगर आप देखें तो इनके वैल्यूएशंस भी रीजनेबली रिच हैं। तो मुझे एफएमसीजी स्टॉक्स में बहुत ज्यादा अप्रिसिएशन की संभावना नहीं दिखती, लेकिन जो डिस्क्रिशनरी कंजम्पशन है, और ये बहुत बड़ा स्पेक्ट्रम है जिसमें कि आप 2 व्हीलर 4 व्हीलर से लेके एयर कंडीशनर और डोमेस्टिक अप्लायंसेस को भी शामिल कर सकते हैं। तो ये जो डिस्क्रिशनरी कंजम्पशन का सेक्टर है, मेरे ख्याल से ये एक तो बेनिफिशियरी रहेगा, एक तो अच्छे मानसून का भी बेनिफिट है। दूसरा, अगर आप देखें तो बजट में जो 12 लाख रुपए तक का जो आईटी का सीलिंग बढ़ा दिया गया है उसका भी फायदा है। और तीसरा, जो 8th फाइनेंस कमीशन एट्थ पे कमीशन जो कमीशन किया गया है, उसके कारण जो पब्लिक सेक्टर और गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को जो पे हाइक मिलेगा और अरियर्स मिलेगा, इनका भी फायदा मेरे ख्याल से डिस्क्रिशनरी कंजम्पशन के स्टॉक्स को और सेक्टर्स को मिलेगा। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया संजय जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम सवालों के जवाब इतने डिटेल में बताने के लिए बहुत शुक्रिया आपके समय के लिए। और इस वक्त ये हम मॉनसून की बात भी कर रहे थे और प्रेस कॉन्फ्रेंस भी चल रही, चलिए सुनते हैं। This is the average, 105 is the average, but which area will be more as well as which area will be less, that means spatial distribution if you talk about. Most of the places it is in general it is above normal, except Ladakh, Northeast and Tamil Nadu. So these are the, except these 3 regions, all other regions will be normal and above normal rainfall. So maybe once the presentation is made, you will be having better clarity during that time. So with this, I request DGIMD, maybe you can also tell about in Hindi first, followed by you can have a detailed presentation. तो इस बार मॉनसून सामान्य से ज़्यादा बेहतर रह सकता है, इस पे हम चर्चा भी कर रहे थे। स्काईमेट के भी फोरकास्ट आई है और आईएमडी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी इस बात पर मुहर लगती हुई नजर आई। चलिए अब क्लोजिंग की तरफ बढ़ते हैं और देखिए निफ्टी अभी फ़िलहाल उसी लेवल पर आपको दिखेगा, 23,319 के लेवल पर कामकाज करता हुआ निफ्टी। वही बैंक निफ्टी 1383 अंकों की बढ़ोतरी 52,346 के लेवल पर कारोबार कर रहा है। वीरेंद्र जी, निफ्टी ने आज तो मौका नहीं दिया आज के सेशन में, लेकिन बैंक निफ्टी ने थोड़ा बहुत दिया है। अब यहाँ से कैसे नेविगेट करें, क्लोजिंग स्ट्रैटेजी क्या होगी? देखिए श्रेया, प्राइस वाइज देखें तो बड़ी अच्छी क्लोजिंग है, और शुक्रवार की भी क्लोजिंग जब हम बात कर रहे थे, हम डे हाई पर तो नहीं लेकिन कमांडिंग पोजीशन में क्लोज हुए थे। हम थोड़ा चल चुके हैं श्रेया। बस एक बात याद रखिएगा, हर लॉन्ग ट्रेड के लिए एक तस्वीर अपने जहन में रखिएगा डोनाल्ड ट्रंप की। वो जनाब कभी भी कुछ कह सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। अगर आपके पास लॉन्ग है तो आप कैरी कर सकते हैं, बट याद रखिएगा मेरी मॉर्निंग कॉल में आज सुबह मैंने एक लेवल दिया था 387। इट्स टफ एंड इट्स टफ। ये बहुत टफ जोन है 387। इमीडिएट हर्डल है 387। अगर 23,387 कट गया तो निफ्टी पर 23,500 23,700 खुल जाएगा, फ्रेंकली स्पीकिंग। बट अब अगर आप 100 पे अटक रहे हैं, 200 पे अटक रहे हैं, तो फ्रेंकली स्पीकिंग इससे पीछे वाला एवरेज जो है वो आपका स्टॉप लॉस होगा, ये आपका बेस होगा, और वो है 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। यानी श्रेया, अगर लॉजिकली आप स्टॉप लॉस के बारे में सोचें ऑप्शंस के मुताबिक,
तो वो है 23,200 और टेक्निकल्स के मुताबिक 23,050 विच इज़ 50 डे एक्सपोनेंशियल एवरेज। लेकिन इस बात को देखते हुए कि बाजार में ब्रेथ अच्छी थी, सारे सेक्टर्स पार्टिसिपेट कर रहे थे, इफ़ यू आर होल्डिंग लॉन्ग पोजिशनली आप लॉन्ग कैरी कर सकते हैं, बट याद रखिएगा श्रेया 23,387 200 डे एक्सपोनेंशियल एवरेज टफ रेजिस्टेंस है। और रही बात बैंक निफ्टी की, इट्स 52,343। आज जिस प्राइस पे आप क्लोज हुए हैं इट्स ए टिपिकल फ्लैग ब्रेकआउट। सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है ये फ्लैग का ब्रेकआउट है, और फ्लैग का ब्रेकआउट इसका जो टारगेट्स बनेंगे वो बहुत बड़े बनेंगे, लेकिन एज ऑफ नाउ अच्छा क्लोज। बेस परसिस्ट करता है अब करीब करीब 51,800 पे, 52,010 पे, और अगर 52,500 की ट्रैजेक्टरी कट गई तो और बड़े वाइल्ड स्विंग आ सकते हैं। तो बैंक निफ्टी इज बेटर प्लेस इंडेक्स एज ऑफ नाउ, बट निफ्टी के लिए याद रखिएगा इमीडिएट हर्डल 22,387। कुछ काउंटर्स जो कि बहुत अच्छे क्लोज की तरफ बढ़ रहे हैं, एक बार लेके आइएगा BSC। सुबह सुबह भी हमारी चैट में ये डिस्कवर हुआ था, ये बातचीत हुई थी कि BSC हेडिंग टुवर्ड्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग मोमेंटम, और क्लोज BSC 6,026 का और मेरे ख्याल से इसका 6,098 का ऑल टाइम हाई है। श्रीकांत क्या लगता है, आई मीन कैरी करना चाहिए इसको लॉन्ग साइड पे? वीरेंद्र, तो बिल्कुल देखिए, अगर BSC के टेक्निकल पैटर्न की अगर बात करें तो ये स्टॉक अगर आप देखें तो काफी कॉन्फिडेंटली 5,500 5,600 के लेवल्स के ऊपर डटा हुआ था। स्पेसिफिक इसमें कॉर्पोरेट अनाउंसमेंट भी है बोनस की, और अगर इसके ओवरऑल वी शेप रिकवरी पैटर्न की अगर बात करें जो ऑलमोस्ट कंप्लीट होने को आई है, तो मैं यही कहूंगा कि यस, इसमें बिल्कुल बने रहे, क्योंकि इस बार अगर ये अपने प्रीवियस हाई को क्रॉस करता है 6,000 के लेवल्स को जो दिख रहा है, यानी कि पॉसिबिलिटीज आर वेरी वेरी हाई, अगर वो उन लेवल्स को क्रॉस करता है तो फिर मुझे लगता है कि ये स्टॉक कम से कम 6,500 से लेकर 6,750 तक जा सकता है। यानी कि 10% की रैली हमेशा होती है जब मार्केट अपने मार्केट आई मीन से कोई भी स्टॉक अपने प्रीवियस हाई या तो ऑल टाइम हाई को क्रॉस करता है। तो इसी टाइप का कुछ पैटर्न मुझे नजर आ रहा है, बिल्कुल इसमें बने रहे। ओके, BSC स्ट्रॉन्ग मोमेंटम के लिए और एक ऑल टाइम हाई ट्रैजेक्टरी की तरफ जाता हुआ। चलिए एक काम करते हैं, यतिन से बात करते हैं, डीलर्स क्या सोच रहे हैं। क्लोज बहुत शानदार है, जिसे कहते हैं ना, मैं हायर लेवल्स पे मार्केट यतिन टिका रहा। आज भी शुक्रवार को भी अगेंस्ट ऑल ऑड्स आपने कन्विक्शन जाहिर किया। डीलर्स को ये क्लोजिंग कैसी लगी, ये बाजार का बिहेवियर और उनके दो ट्रेड्स आज के, क्या चीज़ कर रहे हैं वो? जी, गुड आफ्टरनून वीरू। देखिए क्लियरली मार्केट का क्लोज अच्छा है। ओवरऑल बेसिस पे अगर आप देखें तो पूरे दिन खरीदारी रही, तो शायद आज FI का आंकड़ा भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा, स्पेशली बैंक्स और फाइनेंशियल में जिस हिसाब से तेज़ी दिखी है आंकड़े अच्छे ही होने चाहिए। लेकिन दो स्टॉक जो आज डीलर्स के फोकस में है, सबसे पहले इंडस टावर, जहां डीलर्स BTST की एडवाइस दे रहे हैं। 385 से लेकर 390 तक के लेवल्स यहां देखने को मिल सकते हैं अप्रैल फ्यूचर्स में, और इसीलिए यहां वो BTST की सलाह दे रहे हैं और काफ़ी सारे FIs यहां खरीदारी कर रहे हैं, ऐसा डीलर्स का मानना है। तो ये एक स्टॉक है BTST के लिहाज से। दूसरा बैंकिंग में से बंधन बैंक, स्टॉक ओवरसोल्ड है और डीलर्स को लगता है जिस हिसाब से काउंटर में शॉर्ट कवरिंग दिख रही है, क्योंकि OI आज लगभग 2.5% गिरा है, तो कहीं ना कहीं यहां भी खरीदारी के मौके बन सकते हैं। 158 160 तक के टारगेट्स वो अप्रैल फ्यूचर्स में अपने क्लाइंट्स को सुझा रहे हैं BTST के लिहाज से। ओके यतिन, बहुत बहुत शुक्रिया। तो डीलर्स की जो रिकमेंडेशंस हैं और उनके जो आंकलन हैं वो इन कुछ स्टॉक्स पर है। बंधन बैंक, जिसके इस कार्यक्रम में चर्चा बहुत हुई, और इंडस टावर, टेक्निकली बहुत साउंड स्टॉक है इंडस टावर्स। यतिन शुक्रिया आपका। अब एक काम करते हैं, यहाँ से BTST ट्रेड्स शुरू करते हैं। मानस, क्लोज बहुत अच्छा है ये और प्रभावशाली है, आपका व्यू क्या है? आई मीन क्या कैरी करेंगे आप कल के सेशन के लिए? देखिए कल के सेशन के लिए इरिडा पे खरीदारी करने की राय रहेगी। इरिडा ने कंफर्मेशन दिया है हायर बॉटम का। स्टॉक ने 20 डे टेंडिंग मूविंग एवरेज को रीगेन किया है। 50 डे मूविंग एवरेज को अभी कुछ मिनटों पहले ही स्टॉक ने रीगेन किया। वॉल्यूम्स काफी बेहतर देखने को मिले हैं, तो इरिडा के फ्यूचर में खरीदारी करने की राय रहेगी। 159 के आसपास के प्राइस चल रहे हैं। आपको स्टॉप लॉस लगाना है 156 का, टारगेट सेट करने हैं 165 के। इरिडा मानस जी के पिक। गाबा सर, आप बताइए क्या कैरी करेंगे आप कल के लिए? बिल्कुल, सुबह मैंने दिया था DLF, आज दे रहा हूं मैं प्रेस्टीज। रियल एस्टेट में मुझे अच्छा लगता है, ट्रेड करा 1200 जोन पर प्रेस्टीज। स्टॉप लगाना चाहिए करीब 1185 का, ज्यादा नहीं, 1225 टू 1250 एक जोन है, वहां तक जाना चाहिए प्रेस्टीज। ओके, प्रेस्टीज 1200 पे आपका एक बाय कॉल।
चलते हैं रचना जी के पास। रचना जी आपके कैरी करेंगे? जी, हम CDSL के फ्यूचर्स को लॉन्ग साइड पे कैरी करेंगे और 1215 का ऐसे लगाएंगे फॉर अ टारगेट ऑफ 1250। ठीक है, CDSL रचना जी की पिक। सोनी जी आप बताइए आप क्या कैरी कर रही हैं? श्रेया जी, यहाँ पे BTST रहेगा IRCTC में। सारे शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज के ऊपर आज क्लोज दे रहा है। काफी स्ट्रॉन्ग नजर आ रहा है, वॉल्यूम्स भी अच्छे हो रहे हैं यहाँ पे। सो 745 स्टॉप लॉस के साथ फ्यूचर्स पे बाई कर सकते हैं 770 775 टारगेट्स के लिए। IRCTC से अप्रैल फ्यूचर्स बाय ट्रेड है आपका। श्रीकांत आपके कैरी करेंगे वेडनेसडे मॉर्निंग के लिए? देखिए मुझे लगता है यहाँ पे भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स BHEL पे कुछ लॉन्ग की पोजीशंस बनाई जा सकती है। कई दिनों से ये स्टॉक अपने एक इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस 20 के करीब बार-बार अटक रहा था। आज इसने कॉन्फिडेंटली इन लेवल्स को क्रॉस किया है और एक काफ़ी बड़े कॉल राइटिंग के लेवल्स को भी इसने सरपास किया है। तो मुझे लगता है कि यहाँ से जो नेक्स्ट लेवल्स बनेंगे वो 230, 235 के भी हो सकते हैं और करंट लेवल से अगर मैं लॉन्ग करता हूँ तो मेरा मेरा जो स्टॉप लॉस रहेगा वो काफ़ी नज़दीक का है। तो 217 का स्टॉप लॉस रखें, 230 और 35 के टारगेट्स के लिए। ठीक है, BHEL। तो चलिए BTST ट्रेड्स हो गए पूरे। अब एक और टॉपिक की बात कर लेते हैं, थोड़ा विषय बदलते हैं। देखिए मार्च में म्यूचुअल फंड्स ने किन शोरूम में खरीदारी की और कहाँ कहाँ बिकवाली की है, उन्होंने एक डेटा लेकर मिताली आई हुई हैं। मिताली बताइए क्या कह रहे हैं डेटा? तो मार्च के डेटा की बात करें तो यहाँ पे मेजॉरिटी जो बाइंग देखने को मिल रही है वो अभी भी लार्ज कैप ही डोमिनेट करते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन मिड कैप्स की बात करें तो वहाँ पे इस बार हमें पॉजिटिव इन्फ्लोज होते हुए नजर आए हैं। तो धीरे धीरे मिड कैप सेलेक्ट अपॉर्चुनिटीज़ की तरफ यहाँ पे म्यूचुअल फंड का इंटरेस्ट शिफ्ट होता नजर आ रहा है। सेक्टर स्पेसिफिक मूवमेंट की अगर बात करूँ तो फाइनेंशियल सेक्टर यहाँ पे अभी भी प्रीडोमिनेट कर रहा है और यहाँ पे हर ही साइज के स्टॉक, चाहे वो लार्ज कैप हो, मिड कैप हो या स्मॉल कैप हो, सब में ही फाइनेंशियल सेक्टर के स्टॉक्स की पिक्स म्यूचुअल फंड्स में देखने को मिली। लेकिन यहाँ पे गौर करने वाला विषय ये है कि फाइनेंशियल्स के अंदर जो इंटरनल रीशफलिंग है वो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा होती हुई नजर आई है। अपार्ट फ्रॉम दैट एनर्जी, ई-कॉमर्स, टेलीकॉम और कैपिटल गुड्स जैसे सेक्टर्स में भी यहाँ पे हैवी बाइंग देखने को मिली है, यानी कि म्यूचुअल फंड अपना स्ट्रॉन्ग इंटरेस्ट दिखाते नजर आए। ऑन द फ्लिप साइड अगर सेलिंग प्रेशर की मैं बात करूँ तो केमिकल्स, IT, फार्मा, मेटल जैसे सेक्टर्स में यहाँ पे सेलिंग प्रेशर बरकरार रहा। म्यूचुअल फंड्स यहाँ थोड़ा कॉशियस होते हुए नजर आए। ओवरऑल पिक्चर की मैं बात करूं तो म्यूचुअल फंड्स अभी भी यहाँ पे सिलेक्टिव अप्रोच कायम कर रहे हैं और सेक्टर रोटेशन जो है वो काफी क्लियरली विजिबल नजर आ रहा है। टॉप पिक्स की अगर मैं बात करूं, सबसे ज्यादा जब बाइंग देखने को मिली है म्यूचुअल फंड्स के द्वारा तो वहाँ HDFC बैंक शामिल है, रिलायंस, इटर्नल, TCS, जियो फाइनेंशियल देखेंगे यहाँ पे अच्छी खासी आंकड़ों में म्यूचुअल फंड्स ने इन स्टॉक्स में बाइंग करी है। साथ ही बजाज फिनसर्व, मैक्स फाइनेंशियल, टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट, हिताची, टेक महिंद्रा, इन सब स्टॉक्स में म्यूचुअल फंड्स के द्वारा हैवी बाइंग देखने को मिली। वही अब देखिए कि कहाँ कहाँ उन्होंने सेलिंग दिखाई है तो कोटक महिंद्रा बैंक, भारतीय एयरटेल, आवास फाइनेंसर्स, एक्सिस बैंक, ICICI सिक्योरिटीज ऐसे तमाम नाम रहे जहाँ पे हैवी सेलिंग म्यूचुअल फंड्स द्वारा देखने को मिली है। साथ ही सन फार्मा, L&T, HCL टेक, मारुति सुजुकी, हिंडाल्को भी इस लिस्ट में हमें शामिल होते नजर आए। तो ये थी मार्च 2025 की स्टॉक वाइज म्यूचुअल फंड्स की रिपोर्ट। अरे म्यूचुअल फंड ने मिताली ये कोटक महिंद्रा बैंक बेचा है? हाँ जी सर। अरे यार, ओहो बड़ा दुख हुआ मेरे को सुन के। कोटक महिंद्रा बैंक बेचा है उन्होंने। बेस्ट परफॉर्मर रहा ये मार्च का। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत शुक्रिया आपका मिताली इस पूरी चर्चा के लिए। और 23,336 हम एक शानदार क्लोज की तरफ बढ़ रहे हैं और श्रेया को एक स्टॉक दिखाते हैं। लुक एट श्रेया इंडियन होटल्स 836.90। पता है कितनी भीड़ थी इस वीकेंड पे? मतलब आप सोच लीजिए कि हरिद्वार, देहरादून, दिल्ली, ऋषिकेश गाड़ी चलाने की जगह नहीं, देखने यही कार्ड है 836.40। क्या गजब कम हुआ है यहाँ पर। वीरेंद्र जी पिछले साल जब मैं दिल्ली में थी तो लॉन्ग वीकेंड ऐसे हुआ था और मैं नैनीताल चली गई थी। आप यकीन नहीं करेंगे, होटल्स के दाम ऐसे सर्ज हो गए थे, एविएशन ऐसा महंगा हो गया था। जी श्रेया, होटल तो मिलेंगे ही नहीं आपको। होटल मिलते ही नहीं है, मजबूरन मिलते ही एक्स्ट्रा पे करके आपको रहना पड़ता है। एक तो जब से कैंची धाम अब काफी लोग जाने लगे हैं ना, अब क्या होता है कि पुलिस जो होती है वो बैरिकेडिंग कर देती है और वो कहती है कि पहले अपनी बुकिंग दिखाइए, आप अपनी बुकिंग दिखाइए, हम आपको जाने ही तब देंगे। तो अब ये हालात है। तो इंडियन होटल्स इज अगेन हेडिंग टुवर्ड्स ऑल टाइम हाई। और कल या परसों की बात है जब स्नान था तो हरिद्वार से ऋषिकेश के बीच में करीब 4 से 5 घंटे का जाम लगा था। तो आप सोच सकती हैं कि टूरिज्म और
ये वाला जो हॉलीडे सीजन है वो कैसे जाएगा? मई जून ब्रिलियंट। ये इंडियन होटल्स पे मानस आपकी राय क्या है? आई मीन ये क्या इस इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर जिसका शायद नेकलाइन परसिस्ट करता है 835 उसकी ब्रीच की तैयारी कर रहा है क्या? बिल्कुल, देखिए मेरा समझना ये है कि इस बार शायद इंडियन होटल्स अपने जो पिछले हाई 880 के आसपास या 890 के आसपास के हाईस थे उसको भी ब्रीच कर सकता है। जिस तरह के पैटर्न बन रहे हैं, आई थिंक यहाँ पर करंट लेवल्स पे भी खरीदारी करनी चाहिए। डिस्क्लोजर है कि यहाँ पर रिकमेंडेशन हमने अपने क्लाइंट्स को दिया हुआ है, स्टॉप लॉस पोजिशनल ट्रेड लेना बेहतर रहेगा। 799 की स्टॉप लॉस से एक पोजिशनल ट्रेड लीजिए और अब टारगेट आप बड़े सेट करिए 925 रुपए के आसपास के। चलिए 925 तक के लक्ष्य, और 925 का मतलब ये है कि माइट बी ये जो मानस की सोच है वो ऑल टाइम हाई की है यहाँ पर। देखिए आज को आज क्या, और जब इतना भारी संख्या में लोगों का टूर और ट्रेवल होगा तो टैरिफ्स को बढ़ना ही है। मेनवाइल आपके स्क्रीन पे ब्रेथ इन डेरिवेटिव्स आई, उसको देखते हैं क्या रही। लॉन्ग 157 और 57 में शॉर्ट कवरिंग, उसके बाद लगभग शॉर्ट थे 7 में और लॉन्ग अनवाइंडिंग 1 में। स्टैट्स के साथ साथ अब स्टॉक्स पे आते हैं क्योंकि लॉन्ग्स बहुत अच्छे खासे थे आज और डोमिनेट किया लॉन्ग्स को यहाँ पर रियल स्टेट ने, ऑटो ने। लुक एट सम अदर मदरसन लगभग 8% ऊपर, मैक्रोटेक, पीवी इंफ्राटेक, आइनॉक्स बिन और इंडियन होटल्स टुवर्ड्स क्लोज करीब 6% ऊपर। शानदार मूव यहाँ पे। और शॉर्ट कवरिंग किस किस में थी इसमें? HFCL में भारत फौज, सोना BLW, बालकृष्ण इंडस्ट्रीज, ICICI लोम्बार्ड में काफ़ी अच्छी खासी शॉर्ट कवरिंग थी। वो यहाँ भी अच्छे खासे थे। शॉर्ट कहाँ पे था? और शॉर्ट मैक्स हेल्थ केयर में, PNB हाउसिंग फाइनेंस में। PNB हाउसिंग फाइनेंस बहुत दिनों से चला था तो आज थोड़ी सी शॉर्टिंग यहाँ पे हुई। बाकी ग्लेनमार्क फार्मा, DLF इसमें भी शॉर्टिंग हुई आज। और अगली स्लाइड आएगी लॉन्ग अनवाइंडिंग वाली में, यानी प्रॉफिट्स कैश में कन्वर्ट है। मेरे ख्याल से वहाँ पे बहुत सब्सटेंशियल स्टॉक्स नहीं है। तो ये देखिए कोदिक कंज्यूमर, HPCL, PI इंडस्ट्रीज, ITC और HUL थोड़ा सा बैकफुट पे ये आए। शेयर क्लोज देखिए आप 23,344 और ऑलमोस्ट जैसे कि मैं कह रहा था अभी कि एक एवरेज है जो हमें थोड़ा तंग भी कर सकता है लेकिन उसका निकलना बहुत अच्छा होगा। वी आर एट डे हाई। बाजार अगर आप सिर्फ आइसोलेशन में देखें, बाकी किसी ग्लोबल इवेंट को छोड़ दें, अभी सिर्फ टेक्निकल्स और डेरिवेटिव्स के दम पे वी आर हेडिंग टुवर्ड्स ए वेरी ग्रेट और स्ट्रॉन्ग क्लोज। श्रेया बिल्कुल स्ट्रॉन्ग क्लोज की तरफ बढ़ रहे हैं और थोड़ी देर में हम बिग वॉल पर और बेहतर तरीके से समझेंगे क्लोजिंग कैसी रही। लेकिन आप थोड़ी देर पहले इंडियन होटल्स डिस्कस कर रहे थे वीरेंद्र जी, इसी स्पेस से, ट्रैवल एंड टूरिज्म स्पेस से, जैसे एविएशन भी इसमें शामिल है। इंटरग्लोब एविएशन एक बार वो भी डिस्कस कर लेते हैं। लेकिन जिस तरीके से रैली शुरुआत में देखने को मिली थी वो उतनी सस्टेन नहीं कर पाई। लेकिन देखिए फिलहाल 2.25% करीब ये भी क्लोज की तेज़ी के साथ क्लोजिंग की तरफ बढ़ता हुआ इंटरग्लोब एविएशन। और जिस तरीके से गोल पूरे ही आप ब्रोकरेजेस हाउस की बात करें, सब भी बुलिश हैं। 6,550 का टारगेट प्राइस दे दिया गया है 12 महीने के लिहाज से, और अभी के ट्रेडिंग प्राइस से अगर आप कंपेयर करें तो लगभग 27% का अपसाइड पोटेंशियल नज़र आ रहा है ब्रोकरेजेस को। इंटरग्लोब एविएशन पे एक बार राय ले लेते हैं। मानस जी आप बताइए, इंटरग्लोब एविएशन किस तरीके से ये अभी प्लेस्ड है? अभी और तेज़ी एक्सपेक्टेड है जिनके पास नहीं है, जिन्होंने उस रैली में जो मैं पिछले कुछ दिनों में देखने को मिली वहां से मिस हो गए, तो क्या अभी फ्रेश बाइंग की सलाह बनती है? तो देखिए बिल्कुल, अगर आपके पास 2 मंथ का समय है तो जब तक स्टॉक 5,000 के ऊपर ट्रेड करता रहे, हर गिरावट पे खरीदारी करिए। 5,000 के नीचे स्टॉप लॉस लगाइए और जो 2 मंथ के टारगेट होंगे वो मेरे ख्याल से 5600 के आसपास के हो सकते हैं इंडिगो में। ये इंटरग्लोब एविएशन पे राय। और होटल स्पेस पे हम चर्चा कर रहे थे, लेकिन वीरेंद्र जी मैं एक बात बताऊं, जब सुबह मैं ब्रोकरेजेस भी रिपोर्ट बता रही थी और अनुज जी ये बात कर रही थी कि टिकट्स इतने महंगे हो गए हैं, और मैंने 2 महीने पहले अपने एक गांव के लिए टिकट कराया। वो बहुत दूर है, बिहार के एक छोटे से इंटीरियर में, दरभंगा एक एयरपोर्ट है वहाँ पे। यू वोंट बिलीव, मैंने 20,000 पे किया है उस चीज़ के लिए। मतलब फेयर जो है वो काफी ज्यादा अच्छा खासा हाई हो गया है। दरभंगा की फ्लाइट कम है ना, शायद मुंबई से कम फ्लाइट होगी ना, इसलिए एक बड़ा कारण तो ये है। मैं आपको बताऊं, मैंने खुद लास्ट मंथ नहीं फरवरी में जो पटना की फ़्लाइट ली थी, जब प्रयागराज कुंभ चल रहा था, उस वक्त पटना की फ़्लाइट मैंने ली थी करीब 9-9.5 हज़ार की। तो अगर आप दरभंगा फ्रॉम मुंबई की बात कर रही हैं तो होगा एग्जैक्टली 20,000। कितनी 20,000 की है? 20,000 की। हाँ, राउंड ट्रिप 10 राउंड ट्रिप किया मैंने, 20,000 लगे मुझे। आई वाज लाइक ठीक है चलो हो गया, कंफर्ट पहले देखा जाएगा।
नहीं महंगे तो। फ्लाइट्स बहुत एक्सपेंसिव है। चलिए अब एक काम करते हैं, इस क्लोज की तरफ बढ़ते हैं और श्रेया की अपनी आप बीती सुनाती हुई इसीलिए कहता हूँ श्रेया गाड़ी से ट्रेवल करिए, वो ज़्यादा अच्छा है। कहीं भी उतरो, खाओ पियो, बॉम्बे टू दरभंगा। हाँ टाइम काफ़ी लगेगा, लेकिन खैर चलिए अब क्लोज की तरफ बढ़ते हैं। मार्केट से डे हाई निफ्टी 23,350, 550 अंक ऊपर, शानदार मूव। और आज सिंक नहीं हुआ बाजार, ये सेकंड कंसेक्यूटिव सेशन ये प्रॉपर्टी रही। निफ्टी बैंक आपकी स्क्रीन पे 52,442 पे, और मिड कैप स्मॉल कैप सब में अगर आप देखें तो आज आतिशी पारी रही। लुक एट आईटी आज 2% एंड टुवर्ड्स क्लोज निफ्टी को जो ये पुश प्रोवाइड किया है ना आईटी का, जरा प्लीज देखा निफ्टी आईटी लिखाइए, इट्स अप अबाउट, ये करीब 600 अंक ऊपर है। एक समय ये 300 अंक मात्र ऊपर रह गया था, तो आईटी ने वो रिक्वायर्ड थ्रस्ट जनरेट किया टुवर्ड्स क्लोज। निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज इंडेक्स, आईटी, बैंक्स, पीएसयू बैंक्स, हालांकि पीएसयू बैंक्स वन शेड थोड़ा सा अगर आप देखें कम रहे, बाकी सीपीएससी अच्छा मूव दिया था। मेटल्स ने बहुत स्ट्रॉन्ग मूव दिया, एफएमसीजी शांत रहा, आईटी 2% ऊपर टुवर्ड्स एंड ये अच्छा था। ऑटो को दिन बिलोंग करता था, तो शुरुआत से ही जो तेज़ी परसिस्ट कर रही थी वो परसिस्ट रही। निफ्टी फार्मा इंडेक्स 2.25% ऊपर। रियल्टी, क्या आतिशी पारी रियल्टी ने खेली, रेट कट्स, उसके बाद आज कुछ कंपनी स्पेसिफिक डेवलपमेंट थे, उन्होंने काफ़ी स्ट्रॉन्ग मूव जनरेट किया। बाकी ऑयल एंड गैस स्पेस में लुक एट कैपिटल गुड्स, आज सुबह ही एलएनटी ने फर्स्ट टिक में अपना इंप्रेशन दिखा दिया था कि जनाब आज मैं डोमिनेट करूंगा। कैपिटल गुड इंडेक्स लगभग 3.25%, 4% ऊपर। इंडसइंड बैंक क्लियरली संकेत है बड़ी शॉर्ट कवरिंग का। देन श्रीराम फाइनेंस स्ट्रेंथ, एलएनटी शॉर्ट कवरिंग, टाटा मोटर्स शॉर्ट कवरिंग, एक्सिस बैंक में स्ट्रेंथ के, डॉक्टर एडीज में शॉर्ट कवरिंग, अदानी पोर्ट शॉर्ट कवरिंग, अदानी ग्रुप के सारे स्टॉक्स में शॉर्ट कवरिंग थी। बाकी जियो फाइनेंशियल सर्विसेज, हीरो मोटोकॉर्प आज 2 डेज पे शॉर्ट कवरिंग थी, लेकिन एचयूएल और आईटीसी बैकफुट पे थे। थोड़ा सा निराश किया आईटीसी ने, क्योंकि आईटीसी एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग टेक्निकल पैटर्न दिखाया था। ये क्लोज था शुक्रवार का 50 दिमाग के ऊपर, लेकिन आज सिंक हुआ। मार्केट शट निफ्टी करीब 23,344 पे, शानदार क्लोज। निफ्टी बैंक करीब 1400 अंक ऊपर रहा, करीब 1100 अंक ऊपर खुला था, लेकिन 1400 अंक ऊपर, यानी खेल कुछ स्क्रीन पे भी हुआ। शानदार रहा मंगलवार, और उम्मीद करते हैं ये छोटा सा हफ्ता जो मात्र 3 सेशन का है, सोम की छुट्टी, शुक्र की छुट्टी, मंगल का हुआ कमाल, बुधवार को हो जाए धमाल। और कोई प्रश्न अगर आपका हो तो जरूर पूछिएगा। है क्या करें शेर? बहुत अच्छी तुकबंदी की है आपने। वो कभी कभी बोलते बोलते हो जाता है। बाकी कोई सवाल हो तो आपका जरूर पूछिएगा। मार्केट का पंचनामा और एक छोटे से अंतराल के बाद सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे CNBC आवाज के सभी आप कोई भी प्रश्न पूछिए। मार्केट का पंचनामा में कोई इन्वेस्टमेंट कॉल हो, ट्रेडिंग कॉल हो, जरूर पूछिएगा। बाकी आपसे हम फिर जुड़ेंगे मॉर्निंग कॉल पर मुनाफे की तैयारी में। तब तक के लिए नमस्कार।